कहते हैं शादी उम्र भर का बंधन होती है, पर कभी कभी कुछ बंधन अलग शक्ल ले लेते हैं। और आज की ये कहानी ऐसे ही किसी बंधन से जुड़ी हुई है जो अधूरा होकर भी पूरा है और पूरा होकर भी अधूरा। तो चलिए आज की इस कहानी के सफ़र को शुरू करते हैं। So hey everyone, welcome to my channel Bliss of Tales with आत्रे। चलो कहानियाँ सुने। तो आज की ये कहानी है सिया और राघव की। इस कहानी को मैंने ही लिखा है और कहानी का नाम है जब जाना ही था। तो चलिए शुरू करते हैं। फूल जब ताज़ा हो तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। उनकी महक घर को भर देती है और आंखों को सुकून देती है। वहीं जब वो मुरझा जाते हैं, गुजर जाते हैं, तो अपने पीछे अपनी लाश को छोड़ जाते हैं, जिनमें ना वो रंगत होती है और ना वो चमक और महक। वो तो कहीं बहुत पहले ही पीछे छूट चुकी होती है। और उनको देखकर न जाने कितने ही सारे एहसास मन में उमड़ने लगते हैं। आज का दृश्य कुछ ऐसा ही लग रहा था। सिया जो किसी फूल सी थी, रंगत ऐसी जैसे कोई सुर्ख गुलाब हो, महक ऐसी जैसे रजनीगंधा की बहार हो, खनक ऐसी आवाज़ के अंदर जैसे हज़ारों फूल एक साथ झड़ रहे हों। पर ये सब कुछ था, क्योंकि आज ऐसा कुछ भी नहीं था। आज तो वो बिल्कुल किसी मुरझाए हुए फूल की तरह लग रही थी, जिसे संभालना बहुत मुश्किल था। घर में रोना पीटना मचा हुआ था, सबकी आंखों में आंसू थे, सब विलाप कर रहे थे, इस होनी को कोस रहे थे और न जाने कैसी कैसी बातें कर रहे थे। पर इन सब से उलट सिया वो बिल्कुल किसी बुत की तरह बैठी हुई थी। न चेहरे पर कोई एहसास, न आंखों में कोई बात, न होठों पर कोई जज्बात, सिर्फ कसा हुआ सा चेहरा और हिकटक सामने पड़ी उस लाश को निहारती हुई। बहुत सारे लोगों ने सिया के पास बैठकर उसे हिलाकर कुछ कहने की कोशिश करने की भी कोशिश की, पर वो तो बस चुपचाप बैठी रही। जैसे मान लो बहुत सारी शिकायतें कहना चाह रही हो, बताना चाह रही हो कि उसे क्या महसूस हो रहा है, या फिर ये कहना चाह रही हो कि सब कुछ महसूस नहीं हो रहा, सब कुछ नम हो गया है। उसका ये रिश्ता अभी अभी तो जुड़ा था, अभी तो उसके हाथों की मेहंदी का रंग उतरा भी नहीं था और अचानक से सब बेरंग हो गया। रंग सारे जैसे छीन लिए गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे राघव उसे छीन लिया गया। राघव, सिया कहना चाहती थी, पुकारना चाहती थी, बोलना चाहती थी, उसके साथ जाना चाहती थी, पर नहीं। यहाँ से आगे का सफ़र अब दोनों को ही अलग अलग तय करना होगा, क्योंकि एक उस जहान में जा चुका है जहाँ कोई नहीं जा सकता और अपने पीछे छोड़ गया है वो अपनी सिया को। सिया की आंखों से एक आंसू निकल ही आया जब राघव को पूरी तरीके से तैयार किया जाने लगा। शमशान भी तो जाना था ना। और सिया जैसे बेचैन हो गई इस ख्याल से ही कि आज के बाद वो राघव को नहीं देख पाएगी। अब जाकर वो टूटी थी। सिया की माँ ने उसके बगल में बैठकर उसे संभालने की कोशिश की, पर सिया तो पूरी तरीके से बिखर गई थी। वो लिपट कर रोने लगी, राघव को बींच कर अपनी बाहों में सिर्फ जोर जोर से चीख चीख कर यही कहने लगी कि वो राघव को जाने नहीं देगी, वो नहीं जाने देगी अपने प्यार को, अपने पति को कैसे जाने दे सकती है। नहीं, अभी तो बहुत सारी बातें करनी है, अभी तो बहुत कुछ कहना है। राघव, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। राघव, बोलो ना, कुछ बोलो, नहीं तुम मुझसे दूर कर। राघव, राघव, ये कहते हुए सिया जोर जोर से चीखती रही। पर कुछ रस्में होती हैं जो चाहे कितना भी दिल को चीर ले, निभानी ही पड़ती हैं। और उनमें से एक ये रस्म भी है, आखिरी बार विदा लेने की, दूर जाने की। दुनिया के उसूल समझ नहीं आते। जिसको इतना चाहते हैं, इतना मानते हैं, जिसके बगैर सांस लेना भी मुश्किल लगता है, उसे ही आखिरी में बस छोड़ आते हैं, जला आते हैं, दफना आते हैं, ऐसे जैसे कि वो हमारा कभी था ही नहीं। पर कहते हैं यही उसूल है, दुनिया ऐसे ही चलती है। पर कैसे चलेगी दुनिया? सिया की दुनिया तो राघव के साथ ही चली गई। कहने को तो इस हादसे को पूरे 2 महीने हो चुके हैं, पर सिया तो जैसे अभी भी अपने आप को वहीं उस आंगन में बैठा हुआ पाती है जहाँ उसके सामने उसका राघव था शब्द ही सिया को उसकी हकीकत बताने के लिए काफ़ी था। वैसे तो बहुत कुछ था जो आजकल उसे उसकी हकीकत बता रहा था, जैसे कि बदन पर वो सादा सी साड़ी, हर रंग उससे जो छीन लिया गया था,
हाथों में कोई चूड़ियाँ नहीं थी, खाली हाथ, खाली नाखून और आंखें वो भी पूरी तरीके से सूनी थी। रो रो कर जैसे अपनी रंगत को खो चुकी थी और बदन वो तो बस सिमटता जा रहा था। काफ़ी दुबली हो गई थी सिया इन पिछले कुछ महीनों में, ऐसे जैसे कोई फूल मुरझा गया हो। बोलना तो उसने जैसे छोड़ ही दिया था, किसी से कुछ नहीं कहती थी, बस अपने कमरे में चुपचाप उस खिड़की के बाहर ताकती रहती थी जहाँ से अब कुछ नज़र नहीं आता। घास बहुत ऊंची हो गई थी ना। पहले तो राघव था जो इस गार्डन को सिया के साथ मिलकर संभाल लिया करता था। दोनों को ही गार्डनिंग का बहुत शौक था। सिया को फूल पसंद थे और राघव को हरियाली, इसीलिए दोनों ने मिलकर इस खूबसूरत से बगीचे को बसाया था। पर जब से राघव गया है सब कुछ उजड़ गया है, सब कुछ, और जंगली घास ने जगह ले ली है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि सिया के मन में जंगली एहसासों ने जगह ले ली है और अंदर से सब कुछ मरता जा रहा है, खाली होता जा रहा है। एक और रात गुजर गई और सिया अपने बिस्तर पर सिमट गई, अपने हाथों को अपने सीने से खींचे हुए और घुटनों को पेट से लगाए हुए। आजकल वो ऐसे ही सोती है, सुकड़ कर, सुबक कर, डर कर। सुबह का पहर हो चुका था, चिड़ियाँ चहचहा रही थीं और सूरज धीरे धीरे कर आसमान में अपनी आंखें खोल रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि सिया ने अपनी आंखें खोली। हर रोज़ की तरह वो नहाने गई, बालों को समेट कर सकेर कर जूड़े में बांध लिया और बस आखिरी बार पल्लू को संभालते हुए वो कमरे से निकल गई, क्योंकि अब ना लाली लगानी थी और ना बिंदी, ना आंखों का काजल दिखने वाला कोई था और ना चेहरे की रंगत। तो क्या ही फ़र्क पड़ना था कि वो कैसी दिख रही है, कितनी बेजान लग रही है। वो बस किचन में आ गई थी, पर वो देख सकती थी किचन में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, पर उसके मन से ज़्यादा नहीं। कुछ शिकायती आंखें उसे निहार भी रही थी, पर सिया को किसी को नहीं देखना था, क्योंकि वो उसके राघव थोड़ी थे। राघव था जिसकी आंखों में सिया को देखना पसंद था। अचानक से राघव का ख्याल आते के साथ ही सिया का हाथ जैसे जल गया। चाय उफन आई थी। सिया ने तुरंत गैस बंद की और चाय को कपों में डालने लगी, पर जैसे अंगड़ाइयाँ लेती हुई राघव की याद एक बार फिर से उसके मन को टटोल गई थी। राघव का कप। राघव को हमेशा से बड़े कप में चाय पीना पसंद था। वो अक्सर मजाकिया अंदाज में कहता था कि कप बड़ा हो तो इसमें एहसास ज़्यादा पनपते हैं, क्योंकि चाय के साथ बैठकर लंबी लंबी बातें चलती हैं, इसीलिए कप बड़ा होना चाहिए। और जिद कर कर वो सिया के लिए भी बड़ा कप दिलवा कर लाया था, पर अब सिया का उस कप में पीने का कोई मन नहीं है। इसीलिए सिया ने स्टैंड में से सबसे छोटा कप निकाल कर एक घूंट भर चाय उसमें डाल दी थी। पीना तो सिर्फ मजबूरी थी, वरना उसका तो आजकल ना कुछ खाने का ना किसी को देखने का मन नहीं करता। तभी अचानक से एक आवाज़ ने रिया का भ्रम तोड़ दिया। पीछे से सुहानी ने कहा, मैं कप ले जाती हूँ भाभी, आप एक काम कीजिए, आप आराम कर लीजिए। जैसे ही सुहानी ने ये बताते हुए सिया के हाथ में से वो चाय की ट्रे ले ली थी, सिया बस अपनी जगह पर खड़ी रह जाती है और बस सुहानी को उस किचन से बाहर जाता हुआ देख सकती थी। आजकल ऐसा ही तो हो रहा था, कोई उसे कुछ कहता नहीं था, सब बताते थे और चीज़ें हाथ में से बस ले जाते थे। जैसे खाना बनाते वक्त उसके हाथ से बेलन ले लेना, कैस्ट्रॉल में रोटी रखना, जैसे अब किसी और का काम बन गया था। बहुत सारे काम थे जो सिया के हुआ करते थे, पर अब कोई और उन्हें कर रहा था और सिया को कोई शिकायत नहीं थी किसी से। अगर वो करे भी तो किससे शिकायत, उसकी तो खुद की किस्मत रूठ गई है। सिया बस अपने होठों को सिर कर और मुट्ठियों को भींच कर वहीं खड़ी रह जाती है, पर सिर्फ कुछ पल के लिए ही, क्योंकि अचानक से एक आवाज़ ने सिया को पुकारा, सिया किचन में ही रहोगी क्या, बाहर आओ, कुछ बात करनी है। एक तल्ख सी ऊंची आवाज़। यह आवाज़ सुषमा की थी, सिया की सास। वैसे तो हमेशा से ही सुषमा की आवाज़ ऊंची ही रहा करती थी, पर अब से पहले आवाज़ में खनक हुआ करती थी, लेकिन अब सिर्फ नाराज़गी सुनाई देती है। और कहीं ना कहीं हद तक सिया ही समझ सकती है, बेटा खोया है आखिरकार, नाराज़गी तो सबको ही है वक्त से, पर ऐसा लगता है वक्त से ज़्यादा सिया से नाराज़गी है। सिया ने गहरी सांस ली, अपनी आंखों को 2-3 बार झपकाया और फिर अपने पल्लू को वापस से सकेर कर वो बस किचन से बाहर आ गई थी। पल्लू से निकलते हुए कुछ अधूरे से धागे सिया की उन उंगलियों में जैसे कसते जा रहे थे। माहौल हद से ज़्यादा अजीब था। सारी निगाहें जैसे उसी पर आकर टिक गई थी और सिया समझ सकती थी कि ये लोग कुछ कहना चाहते हैं, पर क्या है जो वो बताना चाहते हैं। हाँ, आजकल कहना छोड़ दिया है ना लोगों ने, लोग सिर्फ बताते हैं उसे। सिया ने धीमी आवाज़ में कहा, माँ आपने बुलाया?
सुषमा ने तुरंत एक तल्ख आवाज़ में फिर से कहा, हाँ बुलाया, बैठ जाओ यहाँ, कुछ ज़रूरी बात करनी है। एक बार फिर एक कटाक्ष था आवाज़ में या फिर शिकायत, सिया समझ नहीं पाई, लेकिन फिर भी वो सबकी तरफ देखते हुए अपना सर झुकाकर वहीं कोने में बैठ गई और इंतज़ार करने लगी फिर शिकायतें जो बातों में लिपटी हुई हैं उस एहसास का। कुछ 2 पल ही गुजरे होंगे कि तभी अचानक से एक ठहरी सी आवाज़ ने चुप्पी को तोड़ा और धीमे से अपनी बात को रखते हुए कहा, सिया बेटा तुम ठीक तो हो ना? जैसे ही आवाज़ सिया ने सुनी, सिया ने अपना सर उठाकर देखा तो ये विनोद की आवाज़ थी, राघव के पिता। सिया ने अपना सर झुकाते हुए कहा, जी पापा जी, सब ठीक है। विनोद ने कहा, अब क्या ही ठीक होगा, राघव तो चला गया और अपने पीछे छोड़ गया तुम्हें। बहुत दुख है, समझ सकता हूँ मैं, पर दुख में तो हम सभी हैं, है ना? ये कहते हुए विनोद ने सबकी तरफ देखा और सब लोग जैसे एक अनमनी सी बात को चुपचाप दबे शब्दों में कह गए थे, पर सिया जैसे और सिहर गई। उसकी पकड़ उसके पल्लू पर और ज़्यादा कसती चली गई और वो धागे जो बस बेजान से थे वो लिपटते चले गए उसकी उंगलियों में, क्योंकि वो समझ सकती थी ना कुछ माहौल बनाया जा रहा है कुछ कहने के लिए। तभी अगले ही पल विनोद ने फिर से कहा, वैसे हम सोच रहे थे, मतलब ये ठीक रहेगा, तुम अपने घर हो आओ कुछ दिनों के लिए। जैसे ही ये कहा गया कि सिया ने एक बार फिर से हैरान परेशान सा होकर विनोद की तरफ देखा और थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, घर? विनोद ने कहा, हाँ घर, अपने घर हो आओ कुछ दिनों के लिए। पर उसका घर तो यही था ना, मतलब खुद विनोद ने ही उसके पहले दिन गृह प्रवेश पर बहुत खिलखिलाते हुए कहा था, सिया आज से तुम बहू नहीं हो, हमारी बेटी हो और ये घर है तुम्हारा। पर अब अचानक से सिया ने अपने आप को संभालते हुए विनोद की तरफ देखते हुए कहा, पर पापा जी यही सही है ना, मुझे राघव की यादों के साथ। तभी विनोद ने कहा, राघव की याद? राघव तो अब याद बनकर रह गया है बेटा, पर उसके इंतज़ार में तुम हर वक्त यहाँ इस घर में तो नहीं रह सकती ना। अपने घर जाओ, थोड़ी हवा बदलो, अच्छा लगेगा तुम्हें। तुम बस अपने कमरे में रहती हो, घुटती रहती हो, किसी से कुछ नहीं कहती। अपनी माँ के पास जाओ, उनसे बोलो, बातें करो, उनके साथ रहकर तुम्हें अच्छा लगेगा। विनोद की आवाज़ में चिंता थी, फिक्र थी या फिर एक फरमान था, सिया समझ नहीं पाई और बाकी सब लोग भी जैसे सिया की तरफ ही देख रहे थे। तभी सुषमा ने एक बार फिर से कहा, हाँ तुम्हारा सूटकेस और कपड़े लत्ते सुहानी पैक कर देगी। सुहानी? ये कहते हुए उसने बगल में खड़ी हुई सुहानी की तरफ देखा एंड एक अच्छी बहू होने के नाते सुहानी ने तुरंत अपना सर झुकाते हुए कहा, जी मम्मी जी, मैं पैक कर दूंगी। सिया मुझे बता देना तुम्हें कौन कौन सी साड़ी चाहिए। और तभी एक वापस से सुषमा ने कहा, अरे अब ये क्या बताएगी, कुछ भी पैक कर देना ना। वैसे भी अब तो सारे रंग इससे ले लिए गए हैं, तो चीज़ें ऐसे ही पैक करना कि ज़्यादा चटक मटक ना लगे, हल्के और सादा कपड़े, ठीक है? ये कहते हुए सुषमा ने सिया की तरफ देखा एंड सिया ने सिर्फ सर झुका लिया। तभी विनोद ने कहा, हाँ ठीक है, बच्ची समझ जाएगी, चिंता मत करो बेटा, जाओ अपने घर जाओ। ये कहते हुए विनोद खड़ा हो गया था एंड इसका मतलब साफ था कि बात खत्म हो चुकी है, पर किसी ने उसकी बात तो सुनी ही नहीं। उसका जाने का मन है या नहीं तो किसी ने पूछा ही नहीं। अगर वो क्या चाहती है ये सुनने वाला तो वहाँ कोई बचा ही नहीं। 10 मिनट के अंदर ही वो पूरा हॉल खाली हो चुका था। आदर्श सुहानी को लेकर घर चले गए थे। वैसे तो सुहानी से कहा था कि सूटकेस पैक कर ले, पर आखिरी में सुहानी ने खुद सिया से ही कह दिया कि वही पैक करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे भी उसे आदर्श के साथ बाहर जाना है। आदर्श राघव का छोटा भाई। सिया को कोई शिकायत नहीं थी, वो अपने कमरे में आ गई। और शिकायत करे भी तो किससे, क्योंकि अब तो कोई है ही नहीं जो उसकी शिकायतों को सुनेगा और समझेगा। सिया कुछ देर तक अपने ही बिस्तर के सिरहाने बैठी रही और एक बार फिर से उसी खिड़की के बाहर झांकती रही, जहाँ से अब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि सिया को अब कुछ नज़र नहीं आ रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। घर छोड़ना बहुत मुश्किल था उसके लिए। हमेशा चीज़ों को छोड़ना इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों होता है? घुटन होती है, दर्द होता है, पर किससे कहे? सिया को नहीं समझ आ रहा था। उसने अलमारी खोली तो उसे एक बार फिर से राघव के एहसास सिया के उन गालों से छूकर गुजर गए थे और आंखों में आंसू जैसे भर आए, उफन आए और एक आंसू का कतरा वहीं बह गया था। और हर बार की तरह सिया ने उन आंसू को पोंछा नहीं, बहने दिया चुपचाप दबे अल्फाज में। वो बस अपने कपड़ों को निहारती रही, देखती रही उन रंगीन साड़ियों को जिसकी अब उसकी ज़िंदगी में कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि सुषमा ने कहा, सादा और फीके रंग, सादा और
फीके रंग राघव को कभी पसंद नहीं थे, पर अब सिया सबको इन्हीं कपड़ों में अच्छी लगती है। अच्छी लगती है, ये तो अपने आप में जैसे एक सवाल बन गया था। और सिया कोई छोटी बच्ची नहीं थी, वो सबकी आंखों में नाराज़गी पढ़ सकती थी, बिल्कुल वैसे जैसे कि वो अभी पढ़ रही थी। हिम्मत कर वो सुषमा के कमरे में आ गई थी। सुषमा अपनी अलमारी संभाल रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वो आए दिन करती रहती है। पर सिया की दरवाजे पर खनक ने उसे रोक दिया था। सुषमा ने अपनी उन शिकायती भरी निगाहों को उठाकर सिया की तरफ देखा और थोड़ा सा मुंह सुकेड़ लिया, और सिया ने अपना सर झुका लिया। लेकिन फिर भी हिम्मत कर उसने धीमी आवाज़ में कहा, माँ क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? एंड इस बात पर सुषमा ने एक जोर से अलमारी का दरवाज़ा बंद किया और थोड़ा सा तुनक कर कहा, अब यहाँ तक आ गई हो तो अंदर भी आ ही जाओ, कहो क्या कहना चाहती हो? ये कहते हुए सुषमा बिस्तर की तरफ बढ़ गई थी और सिया कमरे की तरफ। कुछ देर के लिए कमरे में जैसे एक अजीब सा सन्नाटा था, घुटन जैसा। लेकिन आखिरकार सुषमा ने सिया की तरफ देखते हुए कहा, अरे अब बुत बनकर ही खड़ी रहोगी, कहो क्या कहना है? और भी काम है, घर संभालना है, और वैसे भी अब तो तुम जा रही हो। जैसे ही सुषमा ने कहा, आखिरकार सिया ने अपनी चुप्पी तोड़ दी और धीमी आवाज़ और थोड़ा सा संकुचाए हुए कहा, मैं नहीं जाना चाहती माँ। जैसे ही सुषमा ने सुना, उसने सिया की तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने? ज़रा ऊंचा बोलो, क्या मन ही मन में बुदबुदा रही हो? सिया ने कहा, माँ दरअसल मैं यहीं रहना चाहती हूँ, राघव की यादों। तभी एक सुषमा ने कहा, राघव की याद ही तो बन गया है, वो याद बन गया है मेरा बेटा। कितनी आसानी से कह दिया तुमने, याद। अगर तुम उसे जिद ना करती उस दिन अपने साथ ले जाने की, तो आज मेरा बेटा यहाँ होता मेरे पास। और तुम चली जाओ, अपने घर चली जाओ, कुछ दिन के लिए खुद को भी सुकून दो और हमें भी, वरना जब तक मैं तुम्हें देखती रहूंगी मुझे बस यही याद आता रहेगा कि किस तरीके से तुमने जिद की थी। राघव जाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी। ये कहते हुए सुषमा ने अपनी आंखों में आंसू भरकर सिया की तरफ देखा और सिया की जैसे जबान सिल गई। बहुत सारे इल्ज़ाम के साथ ये इल्ज़ाम आखिरकार उसके सीने पर आकर लग ही गया कि उसकी वजह से। ये बातें किसी से छुपी नहीं थी कि सबको नाराज़गी और शिकायतें थी, पर बस फ़र्क इतना था कि इन पिछले कुछ महीनों में ये बात कभी होठों तक नहीं आई, सिर्फ आंखों में ही पसर कर रह गई। पर आज ये होठों पर भी आ गई और आंखों में भी नज़र आ रही थी। सिया सिर्फ वहाँ दबे होठों के साथ ऐसे ही खड़ी रही और उसकी आंखों में दर्द का समंदर उफन आया हो। फिर उसके समंदर को समेटने और सकेड़ने वाला वहाँ कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। सिया अपनी कार में बैठ गई थी और वो देख सकती थी पीछे राघव का घर छूटते हुए। राघव का घर, अब सिर्फ राघव का ही तो रह गया है, उसका तो कुछ नहीं है यहाँ, कुछ भी नहीं, यादें भी नहीं। सिया ने सिर्फ अपने आंचल को अपनी मुट्ठियों में दबा लिया और तभी उसकी नज़र उसकी अंगूठी पर पड़ी, शादी की अंगूठी। सिया एकटक उसे ही निहारती रही और आंखों से आंसू बहाती रही, पर वो कुछ नहीं बोली। आगे बैठा हुआ चिराग भी ये सब कुछ देख रहा था, राघव का छोटा भाई। और आखिरी में जब उससे सहा नहीं गया तो उसने धीमी आवाज़ में कह ही दिया, भाभी। चिराग की आवाज़ सुनकर सिया ने अपनी आंखों से आंसुओं को पोंछते हुए चिराग की तरफ देखते हुए कहा, हाँ क्या हुआ, क्या स्टेशन आ गया? चिराग ने कहा, नहीं अभी कुछ दूर है। फिर आप कब तक रोती रहेंगी इस तरीके से? हाँ आंखें सूज गई हैं आपकी, और हथेलियाँ। ये कहते हुए चिराग ने हथेलियों की तरफ देखा तो सिया ने अपनी हथेलियों को अपनी मुट्ठियों में बांध लिया और चिराग की तरफ देखते हुए कहा, क्या करूं? तुम्हारे भैया तो मुझे यहाँ बीच में छोड़कर चले गए, अब आंसू ही हैं जो मेरे पास हैं। तभी चिराग ने कहा, आप जानती हैं ना, भाई को आपकी आंखों में आंसू कभी पसंद नहीं आते, उन्हें आप सिर्फ मुस्कुराती हुई अच्छी लगती थी भाभी। जैसे ही चिराग ने कहा, सिया ने बस अपनी उन ओझल सी आंखों से चिराग की तरफ देखा, पर उसने कुछ कहा नहीं। इसके बाद कार में जैसे बस चुप्पी ही पसर गई थी और दोनों बाहर की तरफ ताकने लगे। शायद रास्ते को निहार रहे थे या फिर उस गुजरे हुए को याद कर रहे थे जो बहुत पीछे छूट चुका है, बहुत पीछे, और जिसकी कसक सभी के दिल में है। क्यों होता है ऐसा? क्यों एक इंसान तो दुनिया से चला जाता है पर अपने पीछे कितनी ही लाशें छोड़ जाता है। ऐसे लोग जो उससे बेतहाशा प्यार करते थे, पर अब किसे बताएं और किसे जताएं वो प्यार, क्योंकि जिसे करते थे वो तो इस दुनिया में रहा ही नहीं। सिया अपना सूटकेस संभालती हुई उस स्टेशन की भीड़ को देख रही थी। हाथ ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ थी, लोग इधर से उधर अपनी
मंजिल की तलाश में भाग रहे थे और सिया बस चुपचाप सी वहीं बेंच पर बैठ गई और सोचने लगी कि आखिर उसकी मंजिल क्या है, कहाँ है उसका सफ़र, कहाँ जाना है और कहाँ लौट कर आना है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक घर ने विदा किया है ये कहकर कि अब से उसके पति का घर ही उसका है, और अब उसके पति के घर वालों ने उसे विदा कर दिया ये कहकर कि उसे खुद के घर जाना चाहिए। आखिर घर कौन सा है उसका घर? सिया के ख्यालों पर लगाम लगाते हुए अचानक से चिराग ने सिया के पास बैठते हुए कहा, भाभी ये आपकी टिकट है, कंफर्म्ड है और सीट भी अच्छी है, खिड़की वाली मिली है आपको, आप चिंता मत कीजिएगा। और हाँ, पहुँचते ही कॉल कीजिएगा, वरना चिंता सबको लगी ही रहेगी। चिराग की इस बात पर जैसे मन किया हंस जाऊं। चिंता लगी रहेगी? आखिर अब बचा ही कौन है जो मेरी फिक्र करेगा, क्योंकि फिक्र करने वाला तो सिर्फ राघव ही था ना। और वो तो सिया ने ऐसे अपनी आंखों को बंद कर लिया और एक गहरी सांस ली। तभी अचानक से ट्रेन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। चिराग ने खड़े होते हुए कहा, भाभी ट्रेन आ गई, चलिए मैं आपका सूटकेस उठा लेता हूँ। चिराग इससे पहले कि सूटकेस उठा पाता, सिया ने अपना हाथ बढ़ाकर सूटकेस अपनी तरफ खिसका लिया था। चिराग ने कहा, भाभी मैं उठा लेता हूँ ना। तभी सिया ने कहा, अब मुझे ही उठाना है, तुम फिक्र मत करो, मैं उठा लूँगी। सिया की इस बात में जैसे बहुत कुछ था, बिल्कुल वैसे जैसे कि उसकी आंखों में था। और ये सुनकर चिराग कुछ नहीं कह पाया, वो बस तब सा खड़ा रह गया और सिया अपना सूटकेस सरकाती हुई आगे बढ़ गई। कुछ पल के लिए चिराग जैसे किसी और ही दुनिया में पहुंच गया था और याद करने लगा था वो मुस्कुराता हुआ चेहरा जो सिया का हुआ करता था। किस तरीके से खिलखिला कर वो अक्सर चिराग को राघव के साथ मिलकर छेड़ा करती थी। चिराग को सिया में कभी भी एक भाभी नज़र नहीं आई, बल्कि एक दोस्त की तरह हमेशा उसने सिया को ट्रीट किया है। पर आज सिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही तो वो खिलखिलाना और ना ही आंखों में वो चमक, ना ही चेहरे पर वो मुस्कुराहट। और इससे पहले कि चिराग अपने ख्यालों में और उलझ पाता, सिया ने पीछे मुड़कर चिराग की तरफ देखते हुए कहा, चिराग। चिराग ने कहा, हाँ भाभी आया। ये कहते हुए वो दौड़ता हुआ सिया के पास जाता है। अब लगभग 10 मिनट के बाद चिराग ने सिया को उसकी सीट पर बिठा दिया था, सूटकेस भी ऊपर रख दिया था और चीज़ों को बस देख रहा था ताकि सिया को कोई परेशानी ना हो। चिराग ने कहा, भाभी मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ चलना चाहिए था या आपको अपने घर से किसी को बुला लेना चाहिए था। इस तरीके से आप अकेले जा रही हैं, अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो चिराग अपनी उन कंसर्न्ड आइज़ के साथ सिया की तरफ देखने लगा। सिया बस हल्का सा मुस्कुरा जाती है। सिया ने बस बाहर की तरफ देखते हुए कहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता और बस रास्ता ही तो है, पार हो जाएगा, तुम घर जाओ वरना माँ को बहुत फिक्र होगी। ये कहते हुए सिया चुप हो गई थी और चिराग भी चुप हो गया। वो सिर्फ सिया की तरफ देखने लगा। कुछ वक्त गुजरा था एंड ट्रेन एक बार फिर से अपनी आवाज़ करती है। इशारा साफ था, ट्रेन आगे बढ़ने वाली है एंड चिराग को अब उतरना ही होगा। और ख़ुद में ही उलझते हुए चिराग ने धीमी आवाज़ में कहा, ठीक है भाभी, अपना ख्याल रखिएगा, मैं चलता हूँ। ये कहते हुए उसने सिया के पैर आखिरी बार छुए और वो ट्रेन के कोच से नीचे उतर आया। पर अभी भी चिराग को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो वहीं छूट गया है, सिया के बगल में। उसकी उदास आंखों में ताकता हुआ, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखने की चाह में बस उसे झांकता हुआ वो वहीं रह गया है। नहीं, चिराग कुछ कहना चाहता था, इसीलिए आगे बढ़ने की बजाय वो वापस से उसी दिशा में दौड़ने लगा जहाँ सिया को उसने छोड़ा था। पर अंदर नहीं, स्टेशन के बाहर वो दौड़ रहा था क्योंकि ट्रेन चलना शुरू कर चुकी थी और सिया सिर्फ अपनी खिड़की पर अपनी निगाहों को टिकाए बैठी थी। वैसे तो वो अपनी जहन में खोई हुई थी, पर अचानक से जब उसे महसूस हुआ कि कोई शख्स उसकी तरफ दौड़ कर आ रहा है तो सिया की निगाहें ना चाहते हुए भी बाहर चली गई थी। और सामने से चिराग को आता हुआ देखकर सिया थोड़ी परेशान हो गई। उसे चिराग की तरफ देखते हुए कहा, चिराग क्या कर रहे हो, गिर जाओगे, बाहर रहो, स्टेशन से दूर रहो। ये कहते हुए वो बस थोड़ी सी व्याकुल हो रही थी, पर चिराग ने तुरंत उस भागती ट्रेन की खिड़की पर ताकती हुई सिया की तरफ देखते हुए कहा, भाभी आपकी गलती नहीं थी, अगर आप ना भी कहती तो भी भाई वहाँ जाते, आपकी गलती नहीं थी, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और कोशिश कीजिएगा फिर से मुस्कुराने की, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए ही अच्छी लगती हैं। और हम फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, पहुँच वहाँ फ़ोन कीजिएगा भाभी, ध्यान से फ़ोन कीजिएगा, हम इंतज़ार करेंगे, ठीक है। ये कहते हुए चिराग बस बोलता रहा और सिया की ट्रेन आगे बढ़ती रही, पर सिया जैसे वहीं रुक गई थी। कानों में जैसे अभी भी आवाज़ गूंज रही थी, आपकी गलती नहीं है। शायद चिराग ये कहने वाला पहला शख्स था इन पिछले कुछ महीनों में। सिया ने से गहरी सांस ली और आंखों को बंद कर लिया। पता नहीं, पर चिराग की ये बात सिया को सुकून नहीं बल्कि और बेचैन कर गई थी। वो जैसे खुद से सवाल पूछने लग गई थी, क्या सच में उसकी गलती नहीं थी? हाँ, पर उसी ने तो भेजा था राघव को,
अगर वो जिद ना करती तो शायद राघव कभी जाता ही ना, और अगर राघव कभी जाता ही ना तो वो आज शायद उसके सिया ने अपनी सी आंखों को खोल लिया और एक बार फिर वो अपनी उंगलियों में बंधी हुई और कसी हुई उस अंगूठी की तरफ देखने लगी। उस अंगूठी को अपनी अंगूठी से टटोलते हुए सिया के जहन में जैसे एक आवाज़ गूंज गई थी, राघव, ये नाम है लड़के का। सिया अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर चुकी थी। कहने को तो वो तैयारी भी कर रही थी और नौकरी भी करती थी, पर प्राइवेट कंपनी में थी, और सिया की इच्छा थी कि वो एक सरकारी जॉब ले। पर खैर, सरकारी जॉब पाना इतना आसान नहीं था और सिया घर बैठने वालों में से नहीं थी, इसीलिए उसने प्राइवेट कंपनी में अपना रेज्यूमे डाल दिया था। एंड सरप्राइजिंगली वो सिलेक्ट भी हो गया था और वो एक अच्छा खासा जॉब कर रही थी, अच्छा खासा अर्न भी कर रही थी। पर कमाती हुई लड़की और शादी की चिंता, ये दोनों ही समाज के लिए चिंता का विषय बना ही रहता है, और इसी चिंता से उलझते हुए माँ बाप भी दो चार हो जाते हैं। और आखिरी में सिया की माँ ने उसके पास बैठते हुए कहा, राघव, ये लड़का है, रिश्ता बहुत अच्छा है, परिवार भी बहुत अच्छा है, तू कहे तो बात चलाऊं। जैसे ही सिया की माँ मीरा ने पहली बार ये बात कही थी, सिया थोड़ा सा सिहर गई थी। उसे अजीब लगा था, कैसे उसकी माँ इतनी आसानी से कह सकती है कि शादी की बात चलाऊं। अभी उसकी उम्र ही क्या है, अभी तो उसने अपने करियर को शुरू किया है एंड अभी तो उसे बहुत कुछ करना है। पर अपनी माँ की आंखों में वो चमक देखकर सिया जैसे कुछ कह ही नहीं पाई और वो बस चुपचाप उसे देखने लगी। और सिया के इस उलझते हुए मन को शायद उसकी माँ ने टटोल लिया था, इसीलिए उसने तुरंत अपनी बात को आगे कहते हुए कहा, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, तो सिर्फ एक बार मिल ले लड़के से। हाँ, अगर पसंद आया तो बात आगे बढ़ेगी, वरना सब चीज़ें वहीं खत्म हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है। तो एक बार फिर से मीरा ने सिया की तरफ देखा और सिया ने से अपने मन में कहा, हो बात खत्म हो जाएगी तो क्या हुआ, अब आप शुरू हो चुकी हो तो शुरू हो चुकी हो माँ, ये रिश्ता गया तो फिर दूसरा रिश्ता लेकर आप यहाँ आ जाओगी। खैर, सिया ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और सिर्फ सर हिलाकर वो अपने प्रेजेंटेशन पर काम करना शुरू कर चुकी थी। वैसे भी ये सारी बातों से वो थोड़ा दूर ही रहती थी, और ये चीज़ें माँ बाप का फैसला है तो माँ बाप ही डिसाइड करेंगे। पर जिस बात को सिया को लगा था कि ख़त्म हो जाएगी, वो बात अब उसके पाले में आ गई थी, क्योंकि डिसाइड अब माँ बाप को नहीं उसे करना था। वो राघव से मिली थी एंड सच कहे तो पहली मुलाकात में जैसे सिया का मन राघव से बंध गया था। राघव, वो भूरी आँखें उससे ज़्यादा बोलती थी, चमकती थी। जिस तरीके से पहली बार राघव ने सिया का नाम पुकारा था, सिया जैसे बस सिहर सी गई थी। पता नहीं क्यों पर सिया को राघव पसंद आया था पहली मुलाकात से ही, क्योंकि राघव का वो नर्म लहजा और अपनी पसंद ना पूछकर पहली ही मुलाकात में उसकी पसंद पूछ लेना, सिया का जैसे मन भर गया था। और राघव का परिवार भी अच्छा था, मिलनसार था, पापा और माँ की भी काफ़ी अच्छी जमी थी। और सिया जैसे बहुत देर तक राघव के जाने के बाद भी वहीं फूलों के किनारे खड़ी रही और उन गुलाब की पंखड़ियों को अपने हाथ से छूते हुए वो बस यही सोचती रही कि क्या था ये सब कुछ और क्या होगा आगे आने वाले वक्त में। इस तरीके से कुछ 3 से 4 मुलाकातें हुई थी कोई भी फैसले तक पहुंचने से पहले। और सच कहा जाए तो राघव और सिया दोनों की जैसे बस बन गई थी। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी कंफर्टेबल थे, दोनों के विचार मिलते थे। और जैसा राघव पहली मुलाकात में था सिया की पसंद पूछने वाला, वैसा वो आगे भी रहा। वो हमेशा अपनी बात कहने से पहले रिया की बात सुनने को ज़्यादा तवज्जो दे रहा था। ये बात सिया की नज़रों से छिपी नहीं थी। कोई इंसान आखिर कितना ही बनावटी हो सकता है, ये पहली मुलाकात, दूसरी मुलाकात, तीसरी, चौथी मुलाकात में तो समझा नहीं जा सकता ना। लेकिन एक इंसान का नज़रिया होता है और एक इंसान का व्यक्तित्व होता है जो इंसान भांप ही जाता है। और ख़ासकर अगर वो एक लड़की हो तो पता नहीं क्यों पर लड़कियों को एक ख़ास शक्ति दे ही गई है कि वो किसी की भी नज़रों से ये भांप सकती हैं कि वो इंसान कैसा होगा। और राघव की नज़रें तो थी ही इतनी खूबसूरत कि सिया को जैसे उनसे लगाव सा हो गया था। हाँ, सिया को राघव पसंद आ गया था। सिया ने अपनी हाँ कहती थी और राघव के परिवार से तो पहले ही सिया के लिए हाँ थी। और इस तरीके से राघव और सिया का रिश्ता बन गया था और वो लोग एक रिश्ते में आ गए थे। पूरा 9 महीना रुका था ये रिश्ता किसी मकाम पर पहुँचने से पहले, एंड एक लंबा वक्त मिला था सिया और राघव को एक दूसरे को जानने के लिए। और सच कहें, सिया को राघव को जानकर और ज़्यादा आयाम खुलते हुए नजर आए थे। जैसा राघव उसे पहली मुलाकात में लगा था, राघव उससे भी ज़्यादा सुलझा हुआ था, बिल्कुल ज़मीन से छूता हुआ इंसान। कहने को राघव अपने पैरों पर खड़ा हुआ था और एक अच्छा खासा कमाने वाला इंसान था, पर उसकी सोच, उसका मिजाज बिल्कुल भी ऐसा नहीं था जिसके अंदर कोई भी गुरूर या घमंड हो। वो सिया को उतनी ही तवज्जो देता था जितनी कि वो खुद को देता था। वो सिया की नौकरी की भी उतनी ही इज्जत करता था जितनी कि वो खुद की नौकरी की करता था। और यहाँ तक कि उसने अपनी तरफ से सिया को पूरी आज़ादी दे रखी थी शादी के बाद नौकरी करने की भी। पर सिया ने राघव से ये कहा था कि वो कुछ
वक्त का ब्रेक लेना चाहती है। शादी के बाद वो कुछ महीना रुकेगी एंड उसके बाद ही अपनी जॉब को कंटिन्यू करेगी। एंड राघव हर बार की तरह सिया की इस बात पर भी रिस्पेक्ट करता है और उसे मौका देता है जो वो करना चाहे अपनी ज़िंदगी में। एंड सिया राघव के साथ बस घुलने मिलने लगी और उनका प्यार जैसे खिलने लगा। कहने को तो वो एक अरेंज मैरिज थी, पर वो जो 9 महीने का वक्त था ना, उसमें राघव और सिया का प्यार खिलने लगा था। दोनों एक दूसरे से मिलने लगे थे और दोनों बस खुश थे। और उन दोनों को इस तरीके से खुश देखकर परिवार वाले भी खुश हो गए थे, खासकर सिया की माँ। पर आज सिया की माँ की आंखों में आंसू थे। मीरा ने अपने आंसुओं को संभालते हुए सिया को जैसे बस अपनी बाहों में भींच लिया और दोनों माँ बेटी दरवाजे पे ही खड़े होकर जी भर कर रोने लगी। सिया का बैग वहीं छूट गया था और उसके पापा बस दूर से खड़े होकर अपनी इस बेटी की तरफ देख रहे थे जिससे रंग बस छीन लिए गए हैं। और ना ही सिर्फ रंग, सिया को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मान लो ज़िंदगी उसे छीन ली गई हो। बेटियां को घर से विदा करना कितना मुश्किल होता है एक माँ बाप के लिए, सिर्फ वही जानते हैं। पर इस बात का मन में सुकून होता है कि बेटी का अब घर बस चुका है, वो खुश रहेगी, अपना परिवार बनाएगी। पर इस तरीके से जब बेटी घर पर वापस लौट कर आती है, उन रंगीन कपड़ों में नहीं बल्कि सादा से और फीके रंगों में, और इस तरीके से दरवाजे पर रोती हुई, तो हर माँ बाप का कलेजा फटता है जैसे कि अभी सिया के माँ बाप का फट रहा था। पर आखिर करा ही किया जा सकता है, ये तो बस नियति थी। सिया को अपनी बाहों में संजोकर मीरा बिस्तर पर बैठी हुई थी और अजय एकटक अपनी बेटी को निहार रहे थे। पर वो कुछ कह नहीं पा रहे थे, वो बस चुप थे। पूरा घर चुप था। सब बस एक कमरे में एक दूसरे की तरफ ही ताक रहे थे, पर किसी के बोलने की जैसे कोई हिम्मत नहीं थी। 2 घंटे हो चुके थे सिया को वापस लौटे हुए, पर सब जैसे अभी भी उसी 2 घंटे पहले वहीं उस गेट पर रोती हुई चीख पुकार में थे। थक हार कर अजय ने ही खड़े होकर सिया के बगल में बैठते हुए कहा, बेटा। ये कहते हुए उसने धीमे से सिया के सर पर हाथ रखा। सिया जैसे सिहर गई। मीरा ने सिया के हाथों को संभाला और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कुछ खाएगी? सिया ने बस अपना सर हिलाकर मना कर दिया कि उसे कुछ नहीं खाना था। नहीं, उसे कुछ नहीं खाना। एक निवाला तक नहीं उतरेगा उसके गले से। आंखों में आंसू और उफन आया और एक बार फिर से वो रोने लगी। मीरा ने उससे गले में भींचते हुए कहा, बेटा खाना तो पड़ेगा ना, जिंदगी तो जीनी पड़ेगी। अब जो चला गया वो चला गया, दूर हो गया है, पर जो पीछे छूट जाते हैं उन्हें तो जीना ही पड़ता है ना। सिया ने और ज़्यादा अपनी माँ को गले लगाते हुए कहा, मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं जीना। राघव कैसे जा सकते हैं वो मुझे छोड़कर? माँ कैसे? अभी कितना ही वक्त हुआ था, वो क्यों चले गए मुझे छोड़कर? क्यों? सिया के इस क्यों का जवाब किसी के पास नहीं था, सिर्फ आंसू थे जो बदले में बह गए। मिस्टर वर्मा ने भी अपनी बेटी की पीठ को सहलाकर शांत कराने की कोशिश की, पर आखिरी में जैसे वो भी टूट गए। सिया की चीखें, सिया के आंसू बहुत गहरे थे, बहुत ज़्यादा गहरे, और दर्द और जख्म का तो हिसाब ही नहीं था। धीरे धीरे रात हो गई थी और रात होते होते मीरा सिया को उसके कमरे में सुलाकर आखिरी में अपने कमरे में आ ही गई। मिस्टर वर्मा बेड पर बैठे हुए थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था वो बहुत परेशान हैं। उनकी परेशानी को देखकर मीरा धीमे से उनके बगल में बैठ गई और उतनी ही धीमी आवाज़ में कहा, ये सब कुछ क्या हो गया सिया के पापा? मिस्टर वर्मा कुछ नहीं बोले। मीरा ने आगे कहा, हमारी बेटी के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? हाँ, ऐसा क्यों हुआ उसके साथ? मुरझा गई है सिया, कैसे जिएगी वो? हाँ, उम्र बहुत छोटी है उसकी और ये दुनिया बहुत जालिम है। सिया के पापा कैसे जिएगी हमारी बच्ची, कैसे जिएगी? ये कहते हुए मीरा फूट फूट कर रोने लगी और मिस्टर वर्मा सिर्फ एक टक उस खाली दीवार को ताकते रहे, क्योंकि उन्हें पता था ये सिर्फ सवाल नहीं है, आगे आने वाले वक्त में ये फिक्र होगी। फिक्र क्योंकि अभी उम्र ही क्या है सिया की, और ऊपर से जो तहमत उसके ऊपर लग गई है वो एक अलग है। ये समाज किसी को जीने नहीं देता, और अगर किसी के साथ ऐसा वाक़या हो जाए जहाँ गलती किसी की भी नहीं हो, लेकिन फिर भी लोग कोसते उसे ही हैं जो सामने रह जाता है। और लड़कियों में इस बात का और ज़्यादा बुरा हाल है। किसी के जाने से उनकी दुनिया सबसे ज़्यादा जल्दी बदलती है, और ख़ास कर जाने वाला जब एक बिन बिहाई बेटी का पिता हो या बिहाई हुई बेटी का पति। सिया की आंखें नम हो गई थी।
कहने को तो पड़ोस की सारी आंटियां इस वक्त उसका दुख बांटने आई थी, पर दुख से ज़्यादा वो उसे नसीहतें देने आई थी, समझाने आई थी कि आगे चलकर उसे अपनी ज़िंदगी को कैसे लेकर चलना है। अब जो गुजर चुका है वो तो गुजर ही चुका है ना, पीछे जो रह गया उसे तो तुम्हें संभालना ही होगा। माँ बाप की तरफ देखना, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करना, और छोटी भी तो है, उसका ख्याल भी अब तुम्हें ही रखना है। ऐसे ही न जाने कितनी सारी नसीहतें सिया की गोद में बस डाल दी गई थी और सिया चुपचाप सी अपने आंसुओं को समेटे हुए वहाँ बैठी रही कुछ देर तलक। पर जब उससे सहा नहीं गया तो आखिरी में मेरे सर में दर्द हो रहा है माँ, ये कहकर वो अपने कमरे में आ गई थी और दरवाज़ा बंद कर दिया था। वो बस इस शोर से दूर भागना चाहती थी और उस बात से दूर भागना चाहती थी जो कहीं ना कहीं उसे राघव की याद दिला जाए। नहीं, ऐसा नहीं था कि सिया को राघव को याद नहीं करना था, पर बस ये याद नहीं करना था कि राघव उसकी ज़िंदगी में अब नहीं है। राघव उसकी ज़िंदगी में नहीं, ऐसा कैसे हो गया? सिया को आज भी यकीन नहीं आ रहा था। अब सिया को अपने घर पर आए हुए लगभग महीना भर हो गया था। सिया ने इस पूरे महीने 2-3 बार कोशिश भी की राघव के घर पर फ़ोन लगाकर वहाँ जाने की, पर जवाब में ना नुकुर के अलावा और कुछ नहीं आया। विनोद ने सिर्फ यही कहा कि अब उसे और कुछ दिन यहाँ गुजारने चाहिए, और सुषमा वो तो सीधे मुझसे बात तक नहीं करती। उसे तो ऐसा लगता है जैसे कि सिया की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है और सिया ने ही उसका बेटा छीना है। सिया आज फिर खुद से यही सवाल पूछ रही थी, क्या सच में उसकी वजह से ये हुआ है? और जवाब में एक बार फिर से वही रात घूम गई, वो रात जब वो भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। सिया सोचने लगी, काश वो अगर जिद ना करती तो सब कुछ ठीक रहता ना। दरअसल बात ये थी कि उस रात एनिवर्सरी थी विनोद और सुषमा की, और चूंकि सिया की शादी अभी अभी हुई थी और शादी के बाद ये शायद पहला मौका था जब सब लोग एक साथ खुशी सेलिब्रेट कर रहे थे, और घर पर चहक आज और दिन से ज़्यादा थी। हो भी क्यों ना, परिवार के सभी लोगों का मजमा जो लगा हुआ था, सब लोग खास छुट्टी लेकर माँ पापा की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने आए थे, और सिया इस पूरे प्रोसेस के अंदर बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कर रही थी। वो बहुत खुश थी। सुबह से ही उसने पूरे घर की डेकोरेशन की जिम्मेदारी उठा ली थी और अपने पल्लू को अपनी कमर में खोस कर वो बस सारे काम बहुत पारखी नज़र से देख रही थी। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। वो बस खुश थी और सबको खुश करना चाहती थी, फिर चाहे फूलों की डेकोरेशन हो या फिर खाना या फिर आखिरी तक आते आते केक। यूँ तो सिया ने केक ऑर्डर कर दिया था, पर पता नहीं एंड मोमेंट पर आकर क्या गड़बड़ी हुई। सिया बस पैनिक हो गई थी और वो इधर से उधर घूम रही थी, और वहीं दूसरी तरफ राघव जो पूरी पार्टी को संभाल रहा था, जब सिया को नहीं पाता तो वो किचन में आ जाता है, और सिया को इतना परेशान देखकर राघव ने बस पीछे से सिया को गले लगाते हुए राघव ने अपना चेहरा सिया की गर्दन में दबाते हुए कहा, अरे पूरे घर को इस तरीके से सजाने के बाद थोड़ा सा श्रृंगार खुद पर भी कर लोगी तो कुछ घट थोड़े ही जाएगा, और ऊपर से सलवटे। आखिर क्या हुआ? परेशानी किस बात की है? राघव की आवाज़ सुनकर पता नहीं क्यों पर सिया के दिल में एक सुकून कौंध गया था, पर परेशानी तो परेशानी थी ना। इसीलिए सिया ने तुरंत राघव की तरफ देखते हुए कहा, देखिए ना राघव, हमेशा से ही सिया का ऐसा ही रहता था, कोई भी शिकायत हो और सिया के अल्फाज बस यहीं आकर अटक जाते थे। देखिए ना राघव। राघव मुस्कुरा कर कहता था, दिखाइए। सिया ने कहा, मैंने केक ऑर्डर किया था, पर लास्ट मोमेंट पर वो मना कर रहे हैं कि वो डिलीवरी नहीं करेंगे। राघव ने कहा, क्या? पर क्यों? सिया ने कहा, मैंने भी यही पूछा, क्यों? पर वो कह रहे हैं कि स्टाफ की शॉर्टेज हो गई है, अचानक से किसी की तबीयत खराब हो गई और उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। पर इसमें हमारी क्या गलती? घर में मेहमान आए हुए हैं, सब लोग हैं, अगर केक नहीं आया तो? सिया की आंखों पर और चेहरे पर परेशानी के ये बड़े बड़े बादल नजर आ रहे थे, पर राघव बिल्कुल शांत खड़ा था, और राघव के इस शांत चेहरे को देखकर सिया ने अपनी आंखों को चढ़ाते हुए कहा, क्या आप मुझे ऐसे ही देखते रहेंगे या कोई जवाब भी देंगे? इस बात पर राघव जैसे बस हंस जाता है और सिया का वो हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है, बस इतनी सी बात? सिया ने अपनी आवाज़ को थोड़ा सा बढ़ाते हुए कहा, इतनी सी बात? कितनी बड़ी बात है ये? केक, 25th एनिवर्सरी का केक। राघव प्लीज़ समझिए ना, बहुत सीरियस मैटर है। राघव ने कहा, इतना भी सीरियस नहीं है, और तुम तो जानती हो ना माँ बाबा को ये सब कुछ पसंद नहीं है, उनके लिए केक वेक क्या ही, हम लोग ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं, वैसे भी खुशी मायने रखती है, ये सब चीज़ें तो बेकार ही की हैं। राघव समझाने की कोशिश कर रहा था सिया को, पर सिया इसी बात पर अड़ी थी कि केक होना चाहिए। आखिरकार माँ पापा की 25वीं सालगिरह है और बिना केक के सालगिरह क्या ही अच्छी लगेगी। अजीब ही रिवाज चल गया है।
पहले कभी किसी के जन्मदिन पर बमुश्किल ही केक आया करता था घर में, पर आजकल तो हर ओकेशन के ऊपर केक मैंडेटरी हो गया है। बस मौका चाहिए और केक। खैर, सिया की सारी उलझनों को समझते हुए राघव ने कहा, ठीक है तो हमें क्या करना चाहिए? सिया ने राघव की तरफ देखा एंड जैसे थोड़ी प्लीडिंग वॉइस में कहा हो, क्या आप जाकर? राघव ने तुरंत अपने हाथों को खड़ा करते हुए कहा, मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें तो पता है ना शाम का ट्रैफिक कितना ज़्यादा होता है सड़कों पर, वो कार मुझे नहीं जाना। सिया प्लीज़, हम लोग ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं ना। राघव समझा रहा था और सिया सिर्फ अपनी उन आंखों से मिन्नतें करती जा रही थी। सिया की वो भोली आंखें समझ ही नहीं पा रही थी कि वो किस चीज़ की डिमांड कर रही है और इस चीज़ का नतीजा क्या हो सकता है। वो तो बस अपनी मासूमियत में और परिवार को खुश करने के लिए सब कुछ कर रही थी। पर राघव ने एक गहरी सांस ली और जब वो सिया को समझा नहीं पाया तो थक कर उसने कह ही दिया, ठीक है जा रहा हूँ। अब ऐसी रूहानी सूरत बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाओ दो मुझे बैग, मैं लेकर आता हूँ और एड्रेस भी देना। ये कहते हुए राघव तैयार हो गया था। आखिरी में उसने अपने शूज़ पहने और अपने हाथ में वही बैग जो सिया ने उसे दिया था थामते हुए वो गेट की तरफ बढ़ गया था। और सिया अपने हाथ में चाबी लेकर। घर पर काफ़ी सारे मेहमान थे जिनका ध्यान उन पर नहीं गया था, पर फिलहाल अब राघव की कमी सबको खलने लगी थी। पूरा 1.5 घंटा हो गया था राघव को गए हुए और अब धीरे धीरे कर मेहमान पूछने लगे थे कि खाना शुरू क्यों नहीं हो रहा है, उन्हें घर लौटना है। लौटना भी क्यों ना हो, 9:30 बजे का समय हो रहा है, खाना खाते खाते 10-11 तो बज ही जाएंगे और फिर ट्रैफिक। इसीलिए सब लोग बस पूछ रहे थे और ये आवाज़ कहीं ना कहीं सुषमा के कानों में भी चली गई थी। सुषमा विनोद को छोड़कर किचन में आई और उसने सिया की तरफ देखा जो बस खिड़की से सर टकाए लगातार फ़ोन डायल कर रही थी। सुषमा ने कहा, सिया। सुषमा की आवाज़ सुनकर सिया जैसे थोड़ी सी ठिठक गई, लेकिन उसने अगले ही पल अपने पल्लू को संभालते हुए सुषमा की तरफ देखते हुए कहा, जी माँ। सुषमा ने कहा, राघव कहाँ है और ये सब कुछ शुरू क्यों नहीं हो रहा? सारे मेहमान पूछ रहे हैं, बहू क्या हुआ, खाना तैयार नहीं है क्या? ये कहते हुए सुषमा गैस पर चढ़े खाने की तरफ देखने लगी, पर खाना तो तैयार था। लेकिन तैयार नहीं था तो वो था शायद सिया का जवाब, क्योंकि जवाब उसके पास खुद नहीं था ना। वो कितनी देर से राघव का फ़ोन डायल कर रही थी, पर तभी वापस से सुषमा ने कहा, सिया मैं कुछ पूछ रही हूँ, क्या हुआ बहू, खाना सब कुछ तैयार तो है? किस बात की देरी है और राघव कहाँ है, सब पूछ रहे हैं। सुषमा का सवाल अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि गेट से सुहानी भी आ गई। सुहानी ने भी सिया की तरफ देखते हुए कहा, भाभी मैं नाश्ता परोस चुकी हूँ, पर सब अब लोग अब खाने की कह रहे हैं, खाना तैयार है ना? सिया ने एक बार फिर से खाने की तरफ देखा और सुहानी की तरफ देखा। पता नहीं क्यों पर उसके मुंह से कोई अल्फाज निकल ही नहीं रहे थे। वो बस काँप रही थी, क्यों वो खुद भी नहीं जानती, पर जवाब तो चाहिए था ना। और सुषमा और सुहानी दोनों की निगाहें सिया से जवाब मांग रही थी। सिया ने कोशिश भी की कुछ कहने की, पर तभी अचानक से आदर्श भी अंदर आ गया। आदर्श ने भी इस माहौल को देखा एंड वही सवाल दाग दिया जो पिछले 2 शख्स दाग चुके थे, यानी कि ये सब कुछ इस तरीके से बंद क्यों हो गया है, भाई कहाँ हैं? जैसे ही ये पूछना था भाई कहाँ हैं, सिया ने अपनी माँ की तरफ देखा एंड देन आदर्श की तरफ देखा, फिर धीमे से कहा, दरअसल माँ राघव ना केक लेने गए हुए हैं। जैसे ही सिया ने कहा, सुषमा ने चौंकते हुए कहा, केक? पर किसके लिए और क्यों? तभी सुहानी ने कहा, केक? भाभी पर केक तो ऑर्डर हुआ था ना, तो भाई क्यों लेने गए हैं? सिया ने इस बात पर थोड़ा संभलते हुए कहा, हाँ दरअसल मैंने बेकरी में सुबह ही ऑर्डर दे दिया था, उन्होंने भी कंफर्मेशन दिया था कि शाम तक वो डिलीवर कर देंगे, पर अचानक से वहाँ कोई प्रॉब्लम हो गई और आखिरी मोमेंट पर उन्होंने कहा कि केक हमें ही लेने जाना होगा। सुषमा ने कहा, तो फिर? सिया ने कहा, इसी वजह से मुझे राघव को भेजना पड़ा। राघव मतलब वो जाना तो नहीं चाहते थे, पर मैंने ही ज़िद की और मैं अब उनका फ़ोन डायल कर रही हूँ तो वो फ़ोन उठा नहीं रहे हैं, ज़रूर रास्ते में होंगे। माँ आप चिंता मत कीजिए, वो भी आ जाएंगे। सिया की इस बात पर सुषमा ने सिर्फ सिया की तरफ देखते हुए कहा, अरे केक की क्या ज़रूरत थी, हम और तेरे पापा दोनों को ये सब कुछ पसंद नहीं है, और ऊपर से राघव को तूने भेज दिया। राघव को घर पर होना चाहिए था बेटा, क्या ज़रूरत थी उसे भेजने की? वैसे उस बच्चे को समय नहीं मिलता, ऑफिस और ज़िंदगी में बस पिस सा गया है। आज मौका मिला था सारे परिवार के साथ बैठने का और तूने उसे बाहर भेज दिया। एक बार पूछ तो लेती कि कितना ज़रूरी थोड़ा ही था, परिवार ज़रूरी था। और खैर दोबारा फ़ोन डायल कर, उठाएगा वो फ़ोन। ये कहते हुए सुषमा सिर्फ सिया की तरफ देख लगी एंड सिया बस टटर कर दोबारा फ़ोन डायल करने ही वाली थी कि तभी अचानक से उसके हाथ में रखा हुआ फ़ोन बजने लगा। उस फ़ोन की आवाज़ पूरी किचन में गूंज गई थी एंड सिया की आंखों में जैसे एक चमक उतर आई। सिया ने तुरंत माँ की तरफ देखते हुए कहा, माँ देखिए ना, राघव का ही फ़ोन है, वो बस कह रहे होंगे कि अभी आ रहे हैं, मैं ज़रा बात करती हूँ। ये कहते हुए सिया ने बस झटक कर फ़ोन उठा लिया था, पर उसे क्या पता था जिस चहक के साथ वो फ़ोन उठा रही है, अचानक से वो उसके चेहरे से सारी रंगत ही छीन लेगा। सिया ने कहा, हेलो राघव, तुम अभी तक? पर इससे पहले कि वो अपनी बात को आगे कह पाती, सामने वाले शख्स ने धीमी आवाज़ में कहा,
क्या हमारी बात मिस्टर राघव के घर वालों से हो रही है? एक अनजानी सी आवाज़ और इस तरीके के सवाल ने सिया के चेहरे की मुस्कुराहट ही नहीं छीनी थी, थोड़ा सा उसे व्याकुल भी कर दिया था। पर फिर भी अपने आप को संभालते हुए और अपनी निगाहों को बाकी सभी लोगों पर डालते हुए जो उसी की तरफ देख रहे थे, सिया ने धीमे से कहा, हाँ पर राघव कहाँ है? सिया के इस सवाल के बदले जो जवाब मिला उसने तो सिया के पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकाल दी। सिया के हाथों से फ़ोन छूटकर वहीं ज़मीन पर गिर गया और वो बस बदहवास सी वहाँ खड़ी रह गई। इस तरीके से फ़ोन गिरने की आवाज़ बाकी खड़े हुए किचन में 3 शख्स को भी गई थी और तीनों शख्स बस सिया की तरफ देखने लगे। आदर्श ने तुरंत पूछा, भाभी क्या हुआ है? सुषमा ने भी कहा, क्या हुआ है बहू? इस तरीके से क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है? वहीं सुहानी ने भी कहा, भाभी ये कहते हुए तीनों शख्स बस पूछने लगे, पर सिया के कानों में सिर्फ यही आवाज़ गूंज रही थी, मिस्टर राघव का हाईवे पर बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है। उन्हें लेकर हम हॉस्पिटल गए हुए हैं। जितना जल्दी हो सके परिवार के सभी लोग हॉस्पिटल पहुंचे। सिर्फ यही आवाज़ थी जो सिया की आंखों में और उसके कानों में गूंज रही थी और आंसू जैसे बस बिखरना शुरू हो गए और चीख पुकार मच गई घर में, क्योंकि आदर्श ने भी फ़ोन पर सुन लिया था कि आगे से ऑफिसर क्या कह रहे हैं। और उसके बाद सुषमा और सुषमा के बाद सुहानी और सुहानी के बाद घर में जितने भी लोग थे सब तक ये खबर पहुँच चुकी थी और सब लोग सिर्फ बदहवास से होकर हॉस्पिटल की तरफ दौड़ गए थे। जो जैसी हालत में था वो वैसे ही हॉस्पिटल के उस दरवाजे पर खड़ा हुआ था और जिसकी आंखें सिर्फ एक चीख थी। डॉक्टर ने जो कहा उसने जैसे रोना पीटना मचा दिया। सब लोग ज़मीन पर गिर गए, खासकर सिया, जिसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आया जो उसने सुना था। मतलब कैसे कोई उससे कह सकता है कि राघव नहीं रहा? अरे राघव से तो वो अभी मिली थी ना। वो लोग मुस्कुरा कर बातें कर रहे थे। फिर उनकी केक की बात हुई और राघव केक लेने चला गया और हाईवे पर। सिया की आंखों में एक बार फिर से आंसू उतर आया और उसने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, माँ मेरी ही गलती थी ना, मुझे राघव को नहीं भेजना चाहिए था। अगर वो चाहते ही नहीं तो एक्सीडेंट होता ही नहीं, और एक्सीडेंट होता ही नहीं तो आज वो। तभी एक मीरा ने सिया के आंसू को पोंछते हुए कहा, बेटा जो किस्मत में लिखा होता है ना वो होकर रहता है, होने को कोई नहीं टाल सकता। सिया ने कहा, टाला जा सकता था माँ, टाला जा सकता था, सिर्फ मुझे जिद नहीं करनी चाहिए थी, जिद नहीं करनी चाहिए थी। ये कहते हुए सिया एक बार फिर से बिखर गई और मीरा भी अपनी आंखों के आंसू को रोक नहीं पाई। और इस तरीके से 2 महीने और गुजर गए थे, अपने आप को संभालते हुए और ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही है इस बात को धीरे धीरे कर ही सही पर मानते हुए। इतने महीनों के बाद आज जाकर सिया घर से बाहर निकली थी। मीरा के बहुत ज़्यादा कहने पर और उसके पापा के समझाने पर फाइनली सिया ने घर के बाहर कदम निकाला और मन शांत करने के लिए बनारस के घाट से बेहतर कोई जगह हो ही नहीं सकती। सिया वहीं हल्की गुलाबी फीकी सी साड़ी पहने, बालों को जूड़े में सकेरे हुए सीढ़ियों पर बैठकर पानी को निहार रही थी। वो गिरता उछलता पानी। बनारस के ये घाट अक्सर सिया को सुकून देते थे, पर आज सुकून उसे यहाँ भी नसीब नहीं हो रहा था। बेचैन हो रहा था, मन बस इधर उधर भाग रहा था। पानी से दूर होकर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि मन इस पानी में ही डूबे जा रहा है। हर एक पल के लिए तो ख्याल भी आया कि क्यों ना अपने आप को गंगा मैया के हवाले ही कर दिया जाए। वैसे भी अब जिंदगी में कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। पर पता नहीं क्यों ये ख्याल आते के साथ ही उसकी माँ और बाबा का चेहरा जैसे इसकी आंखों के सामने तैरने लगा। और सिया कभी खुदगर्ज नहीं थी। वो जानती है किसी के जाने का दुख क्या होता है। वो जीता जागता उदाहरण है इस चीज़ का, तो अपने माँ बाप को इतना बड़ा दुख कैसे दे सकती है। पर अब उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। राघव के बगैर जिया उससे जा नहीं रहा है। मरना जैसे उसके हाथ में ही नहीं है और बाकी चीज़ें वो भी तो एक एक कर जैसे हाथ से फिसल रही हैं। इन पिछले कुछ महीनों में सिया ने 2-3 बार कोशिश की कि वो वापस राघव के घर लौटे, पर हर बार ही जवाब में ये कह दिया गया कि कुछ और दिन वहाँ रह लो। इस बात का मतलब सिया बहुत अच्छे से समझ रही थी। वो कोई बच्ची नहीं थी। वो लोग उसे नहीं चाहते और हो सकता है कुछ वक्त के बाद उसके खुद के परिवार वाले भी उसे ना चाहें, क्योंकि ब्याही बेटी ज़्यादा लंबे वक्त तक अगर मायके रहे तो चीज़ें बिगड़ ही जाती है ना। पर अब हालात ये हैं कि ना ही तो सिया ब्याही रही और ना ही बिन ब्याही, वो तो विधवा हो गई है ना। विधवा, ये नया शब्द है जो आजकल सिया के कानों में चीख की तरह गूंज रहा है। कॉलोनी की कुछ आंटियां हैं जो आपस में खुसुर पुसुर करते हुए इस शब्द का इस्तेमाल करती हैं। वो नाम कम लेती हैं सिया का, सिर्फ यही कहकर उसे पुकारती हैं कि वो मिस्टर वर्मा की बेटी है ना,
जो विधवा हो गई है उसके बारे में सुना तुमने? सिया और उसकी माँ ने कई बार ऐसे अल्फाज सुन चुके हैं, लेकिन वो हर बार अपने होठ सिलकर आगे ही बढ़ जाते हैं क्योंकि वो ऐसी बहस में पढ़ना नहीं चाहते। और वो इन लोगों से कहेंगे भी क्या, क्योंकि ये तो सच्चाई है ना। ये सच्चाई है आज सिया की। सिया अपने ख्यालों के उस आईने में और ज़्यादा डूबती ही जा रही थी। तभी अचानक से एक आवाज़ ने उसका ध्यान खींच लिया। एक छोटा बच्चा अपनी माँ के आंचल से पकड़कर जिद कर रहा था, रो रहा था इतना कि वो मान लो ज़मीन पर ही बैठ गया। और सिया की निगाहें उस पर आकर टिक गई। वो बच्चा रोता रहा और उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती रही। ये ज़िद भी बड़ी अजीब चीज़ है ना। करने वाला तो ज़िद पर अड़ जाता है, पर पूरा करने वाला कभी कभी गुजर जाता है। तभी सिया ने देखा कि उस बच्चे की माँ ने उसे फटकार कर चुप कराया और एक तल्ख लहजे में कहा, क्या जिद करते रहते हो? हाँ, किसने सिखाया तुम्हें जिद करना? मैं तुम्हारी एक भी जिद पूरी नहीं करूंगी। घर पर इतने सारे खिलौने हैं और तुम्हें और खिलौने चाहिए? घर चलो मेरे साथ, अभी की अभी। ये कहते हुए वो अपने बच्चे को डांट डपट कर अपने साथ खींच कर आगे की तरफ ले जाने लगी। पर सिया जिसे एक पल के लिए वहीं ठिठक कर रह गई। काश राघव भी उस पर इसी तरीके से झल्ला जाता उस दिन, उसे डांट डपट कर चुप करा देता। पर नहीं, जो चिल्ला जाए वो राघव थोड़ी था। राघव तो हमेशा सिया से मुस्कुरा कर और नर्म लहजे में ही बात करता था, और आजकल वो लहजा सिया को कहीं सुनने को नहीं मिलता। सिया बेचैन हो रही थी, बार बार अपने बिस्तरों पर करवटें पलट रही थी, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। अजीब सी बेचैनी जैसे उसके मन को कुरेद रही थी। सिया उठकर बैठ जाती है। पानी पीने की कोशिश की क्योंकि गला सूख रहा था, पर गिलास खाली था। सिया ने गहरी सांस भरी और बिस्तर से उतरकर चप्पलें पहनकर वो कमरे से बाहर निकल गई, किचन की तरफ पानी भरने के लिए। घर पूरी तरीके से शांत था। माँ बाबा कमरे में ही सो रहे होंगे, वैसे भी रात का एक पहर हो रहा है। पर तभी अचानक से कुछ खुसफुसाहट की आवाज़ ने सिया के कदमों को रोक दिया। सिया ने मुड़कर देखा तो आवाज़ माँ बाबा के कमरे से ही आ रही थी। कुछ सोचकर वो किचन की तरफ बढ़ना तो चाहती थी, पर आवाज़ धीरे धीरे कर इतनी तेज़ हो गई कि वो आगे बढ़ ही नहीं पाई। ना चाहते हुए भी वो आवाज़ को उसके कानों में चली गई थी। शब्द ही कुछ ऐसे थे, मैंने तुमसे मना किया था ना, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्या किया और किसने? बाबा तो कभी इस तरीके से माँ पर नहीं चिल्लाते थे, तो फिर आज ऐसा क्या हो गया? ना चाहते हुए भी ये सवाल सिया के मन में कौंध गया और वो वहीं खड़े होकर सुनने लगी। वहीं दूसरी तरफ कमरे के अंदर का माहौल थोड़ा सा गरमाया हुआ था। मिस्टर वर्मा मीरा पर सिर्फ चिल्ला रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, और आए भी क्यों ना। अब मीरा ने हरकत ही कुछ ऐसी की थी। फिर भी मिस्टर वर्मा की इस डांट पर वो चुप नहीं रही। अपने पल्लू से अपने आंसुओं को पोंछते हुए उसने मिस्टर वर्मा की तरफ देखते हुए कहा, तो क्या गलत किया मैंने? हाँ, क्या गलत किया मैंने? आखिर हमारी बच्ची की शादी को भी वक्त ही कितना हुआ था, सिर्फ 2 महीने ही तो हुए थे, और इन 2 महीनों में ही उनका बेटा चल गुजरा। तो क्या इसमें हमारी बच्ची की गलती थी? वो इतनी ज़िंदगी अगर लिखवा कर लाया था, तो क्या इसमें हमारी बच्ची की गलती थी? और वो क्या इस ज़िंदगी भर इस चीज़ को उठाती रहेगी? नहीं ना, पहले भी तो ऐसे ही होता था। तो मैंने कौन सा नया काम कर दिया? सिर्फ यही तो कहा था कि अपने छोटे बेटे के साथ हमारी बच्ची की शादी कर दें, और ऐसा पहले होता था ना, होता नहीं था क्या सुनो जी? ये कहते हुए मीरा ने मिस्टर वर्मा की तरफ देखा, और मिस्टर वर्मा वहाँ सिर्फ स्तब्ध खड़े रहे। उन्हें जैसे अपनी पत्नी के शब्दों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ यकीन तो सिया को भी नहीं हो रहा था। वो जो कुछ सुन रही थी, उसके हाथों से गिलास जैसे छूटते छूटते बचा, और वो खुद भी ज़मीन पर गिर जाती अगर पिलर का सहारा ना लिया होता। वहीं दूसरी तरफ मीरा जी को जब कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने फिर से मिस्टर वर्मा की तरफ देखते हुए कहा, अब आप कुछ बोलेंगे कि मैंने क्या गलत किया है? हाँ, क्या पहले ऐसा होता नहीं था? बच्चियों को इस तरीके से बिठा नहीं दिया जाता था? और चिराग सिर्फ 2 साल ही तो छोटा है राघव से, और अब अगर उसका भाई चला गया है तो उसे भाभी की जिम्मेदारी उठानी चाहिए, क्या ऐसा नहीं? पर इससे पहले कि मीरा कुछ भी कह पाती, मिस्टर वर्मा जैसे अपना कंट्रोल लूज कर देते हैं, और लगभग उन्होंने हाथ उठा ही दिया था। और इतना गुस्सा देखकर मिस्टर वर्मा का मीरा जी भी स्तब्ध खड़ी रह गई थी। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर वर्मा ने अपनी मुट्ठियों को खींचकर मीरा की तरफ देखते हुए कहा, अगर ये बात किसी और ने कही होती ना, तो शायद इस वक्त मैं अपने आप को काबू ना कर रहा होता, पर तुम सिया की माँ हो, तुम कैसे कह सकती हो उसके बारे में ऐसा? हाँ, पति गुजर गया तो अपने ही देवर से शादी कर ले, क्या इज्जत रह जाएगी उसके ससुराल में? वैसे भी आजकल उसके ससुराल वाले उसे पसंद नहीं करते, और तुम्हारी ये बात कहने के बाद तो उन्होंने सिया को अपने घर बुलाने तक से मना कर दिया है, क्योंकि उन्हें डर है कहीं सिया उनके छोटे बेटे के पल्ले ना बन जाए। सच में मीरा जी, मुझे घिन आ रही है आपकी सोच से। और पुराने ज़माने में होता होगा कि बच्चियों को बिठाल दिया जाता होगा किसी के भी साथ, पर मैं अपनी बच्ची के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं। और हाँ, राघव गुजरा था तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी।
ये बात आपने सही कही, पर ये सब कुछ कर कर और कह कर आप ये साबित कर रही हैं कि आपको भी यही लगता है बाकी सब लोगों की तरह कि आपकी बच्ची की ही इसमें गलती थी, उसकी ही गलती थी। ये कहते हुए मिस्टर वर्मा सिर्फ चिल्लाते हुए दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गए थे, पर उनके कदमों की रफ्तार वहाँ ठिठक कर रह गई जहाँ उन्होंने सिया को खड़ा हुआ देखा। उसकी वो आंसू भरी निगाहें जैसे कुछ कहना चाह रही थी, पर मिस्टर वर्मा वो शायद उन आंसू भरी निगाहों का बोझ सह नहीं सकते थे, इसीलिए वो आगे की तरफ बढ़ गए थे, सिया के कंधे पर सिर्फ हाथ रखकर। वहीं दूसरी तरफ मीरा जी बस अपने बिस्तर पर बैठ जाती हैं, वो भी रो रही थी। आज इस घर में माहौल हद से ज़्यादा तंग था। राघव के बाद शायद ये पहली बार था जब इस तरीके से तीनों अलग अलग दुनिया में बिखर कर रोए हों। सिया अपने उन हारे हुए कदमों के साथ कमरे में लौट आई थी और इस कमरे की खामोशी, चुप्पी और अंधेरा सिया के मन के उस चुप्पी, अंधेरे और खामोशी से फीका ही था। सिया सच में आज अपने आप को और टूटा हुआ महसूस कर रही थी, क्योंकि उसने अपनी माँ से ऐसी उम्मीद नहीं की थी। चिराग, वो उसे अपने भाई की तरह देखती है और आज उसकी माँ ने ही इतनी ऊंची बात कर दी। खैर, उसकी माँ की भी गलती नहीं है, ये समाज ही कुछ ऐसा है। लड़कियों के साथ इसी तरीके का बर्ताव किया जाता है। अगर पति गुजर जाए तो बस उसे किसी और के साथ बांधने की तैयारी की जाती है। सिया अपने बिस्तर पर सिमट गई, पर उस रात उसे नींद नहीं आई थी। रह रहकर दबे कुचले ख्यालात उसके मन में जैसे उसे झकझोरते रहे। अगला दिन हुआ और उसके बाद अगला दिन और फिर उसके बाद अगला दिन। सिया बस अपने कमरे में ही घुटती रही। मिस्टर वर्मा ने कोशिश की अपनी बच्ची से बात करने की और उन्हें समझाने की कि उसकी माँ ने ऐसा क्यों किया और ऐसा क्यों कहा, पर सिया जैसे अब कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। पूरे महीने भर के लिए उसने अपने आप को जैसे बंद कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ मीरा जी को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था, पर अब क्या कहा जा सकता था, भूल तो हो चुकी थी ना। और वहीं दूसरी तरफ सिया के ससुराल वाले भी अब पूरी तरीके से अपने आप को काट रहे थे सिया से। धीरे धीरे कर कर दहेज का जो सामान भेजा गया था वो भी वापस लौटाया जाने लगा। इसका मतलब साफ था, वो रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना चाहते, वो सिया की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते। आज लगभग 3 महीने हो गए थे सिया को अपने घर पर रहते रहते, और दरवाजे पर एक बार फिर से दस्तक हुई। मीरा जी ने दरवाज़ा खोला तो सामने कुछ और लोग खड़े हुए थे सामान के साथ। सिया का ही सामान था, राघव के घर से। मीरा जी साइड हो जाती हैं और वो लोग हर बार की तरह उस सामान को वहीं सजाने लगते हैं। इस बार सिया भी कमरे से बाहर निकल कर आ गई थी। वो बस अपनी उन खाली आंखों से इन सारे सामानों को देख रही थी। उसकी शादी की अलमारी, वही अलमारी जिसे उसे संजोना बहुत पसंद था, जिसमें रंगीन कपड़े नजर आते थे। पर आज ये अलमारी खाली है, फीकी सी लग रही है, उदास लग रही है। सिया की चूड़ियाँ भी एक डिब्बे में सजा कर वहाँ भेज दी गई थी। और तो और सिया ने अगर थोड़ा सा और टटोला तो उसे अपने शादी का जोड़ा भी दिख गया। शादी का जोड़ा देखते के साथ ही पुरानी बहुत सारी यादें आ गईं। बिना कुछ कहे ही उसने अपने शादी का जोड़ा उठाया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। मीरा जी बात करना चाहती थी, कहना चाहती थी, अपनी बच्ची से समझाना चाहती थी, पर मौका ही नहीं दिया सिया ने। वो अपने कमरे में अपने आप को बंद कर लेती है और उसी लहंगे को अपने सीने से भींच कर बिस्तर पर बैठ जाती है। आज उसकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, शायद ख़त्म हो गए थे, या फिर रोने का क्या फ़ायदा है, ये सिया समझ चुकी थी। वो बहुत देर तक उसी लहंगे को भींचे बैठी रही और पुरानी यादों से दो चार होती रही। पर आखिरी में उसने उस लहंगे को वहीं बिस्तर के किनारे रखा और अपना फ़ोन उठा लिया। कुछ सोचकर एक नंबर खोजा और डायल कर दिया। कुछ ही रिंग गई होंगी कि अगले ही सेकंड फ़ोन उठा लिया गया। सामने से एक आवाज़ आती है, सिया। सिया ने धीमे से कहा, मैं बोल रही हूँ। प्रखर ने कहा, हाँ, आई मीन व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़, तुमने मुझे कॉल किया। वैसे मैं तुमसे मिलने आने के बारे में सोच रहा था, पर हिम्मत ही नहीं हुई। सिया ने कहा, कोई बात नहीं। प्रखर ने कहा, कैसी हो तुम? सिया ने कहा, जैसी होनी चाहिए। प्रखर ने कहा, बहुत बुरा हुआ। एक बार फिर से किसी ने यही बात कह दी थी, पर सिया आप जैसे इन सब चीज़ों से दो चार नहीं होना चाहती थी, इसीलिए उसने सीधे मुद्दे की बात की और धीमी आवाज़ में कहा, मैं फिर से ऑफिस ज्वाइन करना चाहती हूँ प्रखर। प्रखर ने कहा, क्या? एक पल के लिए जैसे कि वो चौंक गया था, लेकिन सिया ने अपनी बात को फिर से दोहराते हुए कहा, मैं फिर से ऑफिस ज्वाइन करना चाहती हूँ। क्या तुम बॉस से मेरे बारे में बात करोगे? वैसे भी उन्होंने मुझसे कहा था ना कि मैं जब चाहूँ अपनी शादी की बात कंटिन्यू कर सकती हूँ, तो क्या प्लीज़ उनसे बात करोगे? वैसे मैं कर लेती, पर बस मेरा मन नहीं है, तो क्या तुम प्लीज़? तभी प्रखर ने कहा, हाँ सिया, कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा, एंड थैंक यू सो वेरी मच कि तुमने ये सोचा कि मैं, मतलब ठीक है, मैं कर लूँगा, और करने के बाद तुम्हें मैसेज भी कर दूँगा, बॉस कुछ भी नहीं कहेंगे। प्रखर बोलता रहा, पर सिया को कोई जवाब नहीं देना था, इसीलिए उसने हाँ हूँ मैं बात को कहकर ख़त्म कर दिया। आज उसने एक बहुत बड़ा कदम उठाया था। सिया को नहीं पता ये कदम कितना सही है या कितना गलत,
पर बस अब उसे लग रहा था कि उसे घर से बाहर निकलना चाहिए, वरना वो घुट घुट कर यहीं मर जाएगी। और सिया बस सांस लेना चाहती थी, कुछ खड़ी खुद से, सबसे, हर चीज़ से आज़ाद होना चाहती थी। इसीलिए ये फैसला ले लिया गया था। 2 दिन के बाद जवाब भी आ जाता है। जैसा सिया ने सोचा था, उसके बॉस ने उसे अलाउ कर दिया था। अपॉइंटमेंट लेटर 1 हफ्ते बाद का था। अब सिया के सामने दुविधा ये थी कि वो पहले किसे बताए। क्या राघव के घर वालों को ये बताना चाहिए? पर क्यों ही बताना चाहिए जब वो लोग सिया से कोई मतलब ही नहीं रखना चाहते। माँ बाबा को तो बताना ही होगा ना, आखिर उनके घर में रह रही हैं, और आखिर नाराज़गी कब तक ही रखी जाएगी अपनों से। इसीलिए सिया दबे कदम से बाहर की तरफ निकलती है अपने कमरे के। माँ बाबा खाना खा रहे थे। सिया को देखकर वो रुक गए। मिस्टर वर्मा ने तुरंत थोड़ी सी जोशीली आवाज़ में कहा, सिया बेटा, खाओ खाओ, खाना खाओ, माँ गर्मा गर्मा खाना परोस रही हैं, आओ मेरे साथ बैठो, खाना खाओ। ये कहते हुए मिस्टर वर्मा ने ऑफ़र किया। सिया भी कुछ सोच कर वहीं डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई, और वहीं दूसरी तरफ मीरा जी जो रोटी लेकर आ रही थी, वो कुछ पल के लिए रुक गई। बहुत लंबे वक्त के बाद उनकी बच्ची इस तरीके से खाने की मेज़ पर बैठी है, ये चीज़ उनकी आंखों में आंसू दे गई थी। इसीलिए तुरंत उन्होंने भी सिया के लिए एक प्लेट लगा दी और वहीं आकर बैठ गई थी। अब दोनों जैसे अपनी बच्ची की तरफ देख रहे थे। मीरा जी उत्साह के साथ सिया की प्लेट में खाना परोस रही थी, और मिस्टर वर्मा भी सिया से कुछ बातें पूछ रहे थे, जैसे कि उसके हाल चाल और उसे कैसा महसूस हो रहा है, यही हो। लेकिन सिया बस चुपचाप बैठी हुई थी। उसने खाने का एक निवाला तोड़कर मुंह में तो रखा, पर हर बार की तरह कोई स्वाद नहीं आया। इसीलिए उसने बेसाब मन से सिर्फ खाना शुरू किया। कुछ देर के लिए वो शांति ऐसे ही पसरी रही, और सवाल जवाब का सिलसिला बस जारी ही था। सिया ने अपने मन में से बात को निकालने के बारे में सोचा, इसीलिए खाना रोक कर उसने मिस्टर वर्मा की तरफ देखते हुए कहा, पापा। मिस्टर वर्मा रुक जाते हैं। उन्होंने मुस्कुरा कर सिया की तरफ देखते हुए कहा, हाँ बच्चा, क्या हुआ? सिया ने कहा, दरअसल मुझे कोई बात करनी थी। मीरा जी ने कहा, हाँ हाँ कहो, क्या बात करनी थी, सब कुछ ठीक तो है? सिया ने कहा, दरअसल माँ, मैंने कुछ सोचा है। मिस्टर वर्मा ने कहा, हाँ क्या सोचा है बेटा? मिस्टर वर्मा बहुत संजीदगी से बातें सुन रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो समझ सकते थे उनकी बच्ची इस तरीके से यहाँ बैठी हुई है तो ज़रूर ही कुछ बात कहना चाहती होगी। इसीलिए उन्होंने पूरी संजीदगी से सिया की तरफ देखा। वहीं दूसरी तरफ सिया ने भी एक गहरी सांस लेकर कह ही दिया, आखिर फैसला तो उसने ले ही लिया है, माँ बाबा को तो सिर्फ बताना है। उसने धीमे से कहा, दरअसल मैंने फिर से ऑफिस ज्वाइन करने के बारे में सोचा है। ये कहते के साथ ही कुछ पल के लिए मेज़ पर पूरी तरीके से शांति पसर गई थी। कोई कुछ नहीं कह रहा था, और सिया इंतज़ार कर रही थी कुछ सुनने का। पर जब कोई जवाब नहीं आया तो सिया ने अपनी निगाहों को उठाकर अपने माँ बाबा की तरफ देखा, जो थोड़े से स्तंभ नज़र आ रहे थे। सिया ने कहा, मुझे बस घर से बाहर निकलना है पापा, वरना मैं घर के अंदर घुट जाऊंगी। मैंने प्रखर से बात कर ली है, और ज्वाइनिंग 1 हफ्ते के बाद की आई है। मीरा जी ने कहा, तुमने इतना सब कुछ कर लिया और हमें बताया भी नहीं? मिस्टर वर्मा ने तुरंत अपनी पत्नी को शांत किया और सिया की तरफ देखते हुए कहा, तो तुमने फैसला कर लिया है? सिया ने अपने पापा की तरफ देखा और उन नम आंखों के साथ कहा, जी पापा, मैंने फैसला कर लिया है। मैं फिर से अपने कदमों पर खड़े होना चाहती हूँ, बाहर निकलना चाहती हूँ। और राघव भी तो यही चाहते थे ना। एक बार फिर से राघव का जिक्र सबकी आंखें नम कर गया था। तो मिस्टर वर्मा ने अगले ही पल सिया के कंधों को थपथपाते हुए कहा, ठीक है बेटा, जो तुमने सोचा है वही करो। वैसे भी ये तुम्हारी ज़िंदगी है, फैसले तुम्हारे ही होने चाहिए। मिस्टर वर्मा की बात में कुछ था। सिया की आंखों में एक अजीब से एहसास उतर आए, शायद भरोसे के, शायद सुकून के, या घरमाहट के, पता नहीं, पर सिया आज सोई थी। इतने लंबे वक्त के बाद उसे महसूस हुआ था कि आज नींद सही ही आई है। 1 हफ्ता बहुत जल्दी गुजर गया। ऑफिस का दिन आ गया था। सिया फीका सा लिबास पहनकर तैयार हो रही थी। आज उसने साड़ी नहीं पहनी थी, हर बार की तरह सूट ही पहना था, पर बहुत चटक चमकीला नहीं, ना कोई उजले से रंग का, फीका सा गुलाबी सूट। कंधे पर दुपट्टा टिकाए हुए वो बाहर निकल आई थी। कोई श्रृंगार नहीं, कोई काजल बिंदी, कुछ भी नहीं, फीका सा चेहरा, और फीकी सी ही तो हो गई थी सिया। उंगलियों में सिर्फ उसकी शादी की अंगूठी और कलाई में घड़ी के अलावा कुछ भी नहीं था। घड़ी भी तो राघव की दी हुई थी ना, शायद इसीलिए बांध ली थी। उसने अपनी माँ की तरफ देखा और बाबा की तरफ, जो वहीं हॉल में खड़े होकर उसका इंतज़ार कर रहे थे। बाबा ने तुरंत सिया की तरफ देखते हुए कहा, तैयार हो गई बेटा, मैं छोड़ दूँ ऑफिस? सिया ने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं बाबा, मैं बस से चली जाऊँगी, पहले की तरह। माँ की तरफ देखा तो माँ की आंखों में शायद कुछ नाराज़गी थी। मीरा जी कुछ कहना चाहती थी, पर शायद मिस्टर वर्मा ने रोक दिया था, या फिर वो खुद ही रुक गई थी, इसलिए वो कुछ कह नहीं पाई। आखिरी में सिर हिलाकर थोड़ा सा मुस्कुरा दी, शायद सिया को इजाज़त दे रही थी। और उसके बाद सिया माँ बाबा को अलविदा कहती हुई ऑफिस के लिए निकल गई थी।
और जैसा उसने सोचा था, यहाँ भी वही निगाहें थी जो लाचारगी से उसकी तरफ देख रही थी, उसके लिए सहानुभूति दिखा रही थी, लेकिन पीठ पीछे बातें भी कर रही थी। सिया ने बहुत कुछ सुना, कैसे इंसान का अस्तित्व एक ही हादसा पूरी तरीके से बदल देता है ना। इस ऑफिस में सिया को हमेशा से बहुत प्रेज़ किया जाता था, उसकी स्किल्स की तारीफ़ की जाती थी, उसे हमेशा से एक होनहार लड़की की तरह देखा जाता था। पर आज एक हादसे ने उसे होनहार लड़की से तुरंत लाचारी और बेचारी लड़की में तब्दील कर दिया है। लोगों की आंखों में उसके लिए दया है, और ये चीज़ सिया को थोड़ी सी खटक रही थी, लेकिन फिर भी वो अपनी चेयर पर जाकर बैठ गई। अपने बैग को वहीं साइड से टिका कर उसने अपना कंप्यूटर ऑन कर दिया था, और वो कुछ देर तक अपनी उसी स्क्रीन पर ताकती रही जिसमें उसका और राघव का फ़ोटो लगा हुआ था। फ़ोटो यही तो रह जाते हैं, यादें जो शायद इंसान को जीने के लिए मदद भी करती हैं और जीना मुश्किल भी कर देती हैं। सिया की आंखें नम हुई, लेकिन अगले ही पल उसने अपना काम करना शुरू कर दिया था। और इसके बाद तो सिया ने पूरी तरीके से अपने आप को काम में ही झोंक दिया। दिन रात सुबह शाम वो जैसे ऑफिस की फाइलों में ही उलझी रहती, किसी से नहीं मिलना, किसी से कुछ नहीं कहना, बातें सिर्फ उतनी ही जितनी ज़रूरी हों। प्रखर से भी वो दूर हो गई थी। प्रखर ने कोशिश तो की सिया तक पहुंचने की, पर हर बार की तरह सिया सिर्फ चुप ही बैठी रही, और प्रखर भी आकर कितना ही बोलता। इसीलिए वो भी अपने काम में लग गया था, और ऐसी सिया को सबने जैसे स्वीकार सा कर लिया था। चुपचाप वाली सिया, अपने आप में उलझी रहने वाली सिया, और चुपचाप सी सिया। आज ऑफिस जल्दी ख़त्म हो गया था, तो घर जाने की बजाय सिया वहीं बगीचे में बैठ गई थी। नन्हे नन्हे पक्षियों को आसमान में उड़ते हुए देख रही थी, और ज़मीन पर बहुत सारी गिलहरियाँ थी जो बोल रही थी। सिया की निगाहों में अजीब से एहसास उतरे थे, जैसे पुरानी कोई याद आ गई हो। बगीचे में बैठना हमेशा से राघव और सिया को बहुत पसंद आता था, और फूलों से तो जैसे उन दोनों की ही दोस्ती थी। सिया ने बस अपनी निगाहों को आसमान की तरफ मोड़ लिया था, और जैसे कुछ कह रही हो, राघव से कह रही हो कि देखो राघव, मैंने फिर से अपनी ज़िंदगी को शुरू कर दिया है, क्या तुम अब खुश हो? हाँ, मुझे देखकर। पर सिया के मुंह से ना आवाज़ बाहर निकली, और आसमान से तो जवाब आना नामुमकिन ही था ना। खैर, कुछ वक्त गुजारने के बाद सिया घर की तरफ लौट गई थी, और 4 घंटे के बाद वो हाथ मुंह धोकर एक बार फिर से अपने ऑफिस के काम में उलझने ही वाली थी, तभी अचानक से उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। सिया ने अपने चश्मे को साइड किया तो सामने माँ खड़ी हुई थी। उसने धीमी अल्फाज में कहा, माँ। वहीं दूसरी तरफ मीरा जी कमरे के अंदर दाखिल हो जाती हैं। उसके हाथ में दूध का गिलास था। उन्होंने उस दूध के गिलास को सिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा, बहुत मेहनत कर रही है आजकल, थोड़ा ख्याल रखा कर अपना, ले ये पी। ये कहते हुए उन्होंने दूध का गिलास सिया के हाथों में थमा दिया था, और कुछ देर के लिए उसे ही निहारती रही। वहीं दूसरी तरफ सिया कंप्यूटर स्क्रीन को निहार रही थी, पर उसे पता था माँ यहाँ आई हैं तो कुछ बात करने ही आई होंगी, एंड बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मीरा जी ने थोड़ा सा कुचाते हुए ही सही, लेकिन अपने पल्लू में छुपे हुए उस फोटो को निकाल कर सिया के सामने रखते हुए कहा, सिया। सिया एक पल के लिए झेंप गई। उसने अपनी माँ की तरफ देखा जैसे कि सवाल कर रही हो। वहीं दूसरी तरफ मीरा जी ने अपनी निगाहों को सिया की निगाहों से हटाकर उस फोटो की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसका नाम अजय है, और ये ना मिलिट्री में है, बहुत अच्छा रिश्ता है। आज शंभा जी आई थी, उन्होंने कहा कि सिया कब तक ही बैठी रहेगी, और उनकी नज़र में ये रिश्ता था तो उन्होंने मुझे बता दिया। बेटा एक बार देखना, हाँ ये ना मिलिट्री में है, और इसके बस ये है कि इसकी भी ना पत्नी गुजर गई थी, तो इसके एक बच्चा है, और सबसे बड़ी बात है कि तुम दोनों की उम्र में ज़्यादा फासला भी नहीं है, सिर्फ 5 साल बड़ा है, तो सही है, तुम दोनों को मतलब अच्छे से संभाल लेगा, है ना, अपनी बच्ची को भी और तुझको भी। और हाँ, इनकी कोई डिमांड भी नहीं है, ये तुझे पूरी छूट देंगे नौकरी करने की भी, बस तू उनकी बच्ची को संभाल लेना और इनके घर को, है ना बेटा, अच्छा रिश्ता है ना, एक बार देख तो सही। ये कहते हुए मीरा जी फ़ोटो को आगे सरकाए जा रही थी, और सिया जैसे अपने होठों में और अपनी ज़बान पर जहर का स्वाद महसूस करती जा रही थी। उसकी आंखें खाली हो गई थी, और कानों में सिर्फ जैसे अल्फाज गूंज रहे थे उसकी माँ के। कुछ पल के लिए सिया को समझ नहीं आया कि अभी क्या हुआ, क्या कहा गया, उसे क्या जवाब देना चाहिए या क्या, उसे कुछ समझ नहीं आया। वो सिर्फ ताकती रही अपनी माँ को। इस समाज के आखिर कितने रंग हो सकते हैं, कितने चेहरे हो सकते हैं, कितने सिया ने देख लिए हैं और अभी कितने और देखने बाकी हैं, कितने सारे लोगों ने उसका दिल छलनी किया है, घायल किया है, और अब अपने ही उसके जख्म को नासूर बना रहे हैं। माँ, सिया कहना चाहती थी कि आपका दिमाग तो ठीक है, आप क्या कह रही हैं, आप सुन भी रही हैं खुद को? मैं राघव की हूँ, अभी तो हमारा रिश्ता, अभी तो राघव, और आप, मैं किसी और से शादी कर लूँ, किसी और से, कैसे? पर वो कुछ नहीं कह पाई, उसके होठ सी गए। और वहीं दूसरी तरफ मिस्टर वर्मा ने एक तेज़ आवाज़ लगाई, मीरा जी कहाँ हैं आप?
और ये आवाज़ सुनकर मीरा तुरंत बिस्तर से खड़ी हो गई। उसने सिया की तरफ वही फ़ोटो फिर से सरकाते हुए कहा, बेटा तू इसके बारे में सोचना। हाँ तेरे पापा बुला रहे हैं, मैं अभी आती हूँ। हाँ मैं अभी आती हूँ। ये कहते हुए मीरा जी वहाँ से चली गई और सिया अपने आप में ही बैठी रह गई। उसने एक नज़र भी उस फ़ोटो की तरफ नहीं डाला था, क्योंकि उसे डालना ही नहीं था। उसके जहन में तो सिर्फ एक ही फ़ोटो है और एक ही तस्वीर है, और वो है उसके राघव की। एक बार फिर से जैसे पुराने ज़ख्म सारे खुल गए थे। शिकायतें जो सिया ने वक्त से और भगवान से करनी छोड़ दी थी, वो फिर से शुरू हो गई थी। उस दिन सिया ने खुद को बहुत हारा हुआ महसूस किया, फिर से उसी दौराहे पर खड़ा हुआ महसूस किया जब राघव उसे छोड़ कर गया था। सिया फिर टूट गई थी, 1000 टुकड़ों में, लाखों टुकड़ों में, और हर टुकड़ा सिर्फ उसके दिल को भेद रहा था, छेद रहा था। अगली सुबह हुई और उसके बाद अगली, पर कहीं ना कहीं सिया महसूस कर सकती थी अब उसे खुद के घर में ही रहना घुटन दे रहा है। मीरा जी की निगाहें जैसे सिया के जवाब के लिए उसे ताकती ही रहती थीं, और सिया सिर्फ उन्हें अनदेखा सा कर आगे बढ़ जाती थी। पर कब तक? आज 1 हफ्ते के बाद आखिरकार मीरा जी ने पूछ ही लिया, सिया बेटा कुछ बात कर सकती हूँ? सिया ने कुछ नहीं कहा। वो अपना बैग बना रही थी, उसे ऑफिस के लिए निकलना था। मीरा जी ने धीमे से कहा, मैंने उस दिन तुझसे कुछ कहा था ना, शंभा जी पूछ रही थी, मतलब लड़के वालों की तरफ से, वो चाहते हैं एक बार तुझे देखना, तो क्या मैं उन्हें बुला लूँ? अगर तू कहे तो इस हफ्ते ही बुला लेती हूँ, संडे को तेरे ऑफिस की छुट्टी रहती है तो। तभी सिया के सब्र का बांध जैसे टूट गया। उसने अपनी आंखों को बंद किया और एक तेज़ आवाज़ में कहा, माँ। जैसे कि वो शब्द में ही बहुत कुछ कह देना चाहती हो, और वहीं दूसरी तरफ मीरा जी भी चुप हो गई। मीरा जी ने सिया की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, कुछ प्रॉब्लम है? ये कहते हुए वो थोड़ा हिचक रही थी, जैसे उन्हें भी डर लग रहा हो सिया की इस चुप्पी का और इस आवाज़ का। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सिया ने माँ की तरफ देखा, और जैसे वो कुछ कहना ही चाहती हो कि अगले ही सेकंड उसके बैग में रखा हुआ फ़ोन बजने लगा। सिया ने पहले फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखा तो सरप्राइजिंगली आज राघव के घर का नाम शो हो रहा था, यानी कि सुषमा जी का। एक पल उसने फ़ोन की तरफ देखा और दूसरे पल माँ की तरफ। फिर फ़ोन को ही तवज्जो देते हुए उसने उठा लिया और धीमी आवाज़ में कहा, नमस्ते मम्मी जी। सुषमा जी की भी आंखें जैसे सिया के ऊपर गड़ गई। मम्मी जी यानी कि सुषमा जी क्यों कॉल कर रही हैं? ये सवाल जैसे मीरा के मन में उमड़ा था, और जवाब सिया के चेहरे पर नजर आने लगा, क्योंकि सामने से नमस्ते वमस्ते को छोड़कर सीधी बात कही गई, जिस चीज़ के लिए फ़ोन किया गया था। सुषमा ने कहा, तुम्हारे घर पर कुछ कागजात भिजवाए हैं, उन पर दस्तखत कर देना और वापस हमारे घर पर भेज देना। उसके बाद हम कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। सिया एक पल के लिए समझने लगी कि आखिर उससे कहा क्या गया है। उसे समझ नहीं आया तो उसने पूछ ही लिया, किस चीज़ के कागजात मम्मी जी? सुषमा ने कहा, घर बेचने के। अब राघव तो रहा नहीं, और तुम भी अपने मायके चली गई हो। सुना है नौकरी करना भी शुरू कर दिया है, तो अब तुम अपनी ज़िंदगी में आगे ही बढ़ गई हो, तो नोएडा में इस अपार्टमेंट का हम करेंगे ही क्या? इसे बेचने के बारे में सोच रहे हैं। कागजात भेजे हैं, दस्तखत कर देना, क्योंकि तुम भी इसमें हिस्सेदारी रखती हो। तुम्हारे हिस्से का पैसा तुम्हें भिजवा दिया जाएगा, और राघव के हिस्से का पैसा चिराग की पढ़ाई में काम आ जाएगा, ठीक है? ये कहते हुए सुषमा ने इसे फरमान सुनाया और सिया अपनी कुर्सी पर बैठ गई। वो टूट गई थी, हिल गई थी। वो घर जो राघव और उसने मिलकर खरीदा था, उसके बारे में ऐसी बातें सुनकर सिया को जैसे महसूस हुआ कि उसके गले में सांस ही नहीं आ रही है, इसलिए वो कुछ कह ही नहीं पाई। वहीं दूसरी तरफ सुषमा बोलती रही। सुषमा ने आगे कहा, संडे को ब्रोकर से मीटिंग है, दस्तखत जल्दी कर देना ताकि ये सारा काम जल्दी खत्म होकर हम भी गाज़ियाबाद लौट जाएं। अब तुम्हारे पापा के साथ वहीं रहने के बारे में सोचा है। राघव के घर पर रहेंगे तो यादें सताती ही रहेंगी, और अब तो ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही होगा ना। समझ आ रहा है तुम्हें? ये कहते हुए सुषमा ने इसे अपनी आवाज़ को तेज़ किया, और सिया ने इसे अपने होठ से लिए। उसकी आंखों में आज आंसू नहीं थे, गुस्सा था। शिकायतें नहीं थी, आज नफरत थी। और आज उसे कोसना नहीं था, ना खुद को, ना वक्त को, ना राघव को। आज उसे पूछना था इन सब लोगों से जो आजकल उसके लिए फैसला किए जा रहे हैं, फिर वो चाहे उसकी खुद की माँ हो या फिर राघव की माँ। पर बात ऐसे नहीं होनी थी, बात आमने सामने ही की जाएगी, तभी ज़्यादा बेहतर होगा। इसीलिए सिया ने अपनी धीमी आवाज़ में कहा, संडे को ब्रोकर आ रहा है। वहीं दूसरा से जवाब आया, हाँ संडे को ब्रोकर आ रहा है, एंड सब कुछ खत्म कर हम लोग अगले हफ्ते ही गाज़ियाबाद वापस लौट जाएंगे। तभी सिया ने एक बात को बीच में काटते हुए कहा, तो मैं संडे को आ रही हूँ। सुषमा ने कहा, क्या? पर सिया ने जैसे और कुछ सुनने और कहने का मौका ही नहीं दिया, उसने फ़ोन काट दिया। वहीं दूसरी तरफ सुषमा को यकीन नहीं आया। कहा क्या इस लड़की ने?
हाँ, और बात काट दी बीच में उसकी, और ऊपर से फ़ोन भी काट दिया। सुषमा ने तुरंत तल्क के फिर से फ़ोन मिलाया, पर इस बार सिया ने फ़ोन उठाया नहीं। फ़ोन बजता रहा और सिया अपनी उन खाली आंखों से अपनी माँ को घूरती रही, जैसे कि वो उससे कुछ कहना चाह रही हो। मीरा ने भी जैसे आगे कुछ नहीं कहा, क्योंकि बातें तो उसने भी सुन ली थी, पर अभी इस वक्त सिया की आंखों में वो नाराज़गी देखकर वो चुप हो गई थी। वो अपनी बच्ची को बहुत अच्छे से जानती थी, इसीलिए वो बस साइड हो जाती हैं और सिया अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। पर आज वो अपने ऑफिस डेस्क पर नहीं गई, सीधा अपने बॉस के कैबिन में गई। नॉक कर जैसे ही बॉस ने अंदर आने की इजाज़त दी, सिया थोड़ी सी सहम कर अंदर आ गई थी। सामने एक अधेड़ उम्र की महिला थी, पर उनके चेहरे का तेज ही ऐसा था जो उन्हें बताता था कि वो कितनी मजबूत हैं। वसुधा, सिया की कंपनी की मालकिन ने तुरंत सिया की तरफ देखते हुए कहा, सिया क्या हुआ, आओ इधर। ये कहते हुए वो सिया की आंखों में देखने लगी। पता नहीं क्यों, पर वसुधा हमेशा से सिया को अपनी बेटी की तरह ही मानती थी, और इस तरीके से सिया के ज़िंदगी में जो हालात हुए थे, वसुधा ने कॉल कर सिया से बात भी की थी। पर आज उसे इस तरीके से यहाँ देखना। वसुधा के बुलाने पर सिया जैसे कुर्सी पर आकर बैठ गई और उसने अपनी धीमी आवाज़ में कहा, मैम मुझे कुछ बात करनी थी। वसुधा ने कहा, हाँ हाँ मैं सुन रही हूँ। इसके बाद लगभग आधा घंटा गुजर गया और वसुधा ने सिया की तरफ देखते हुए कहा, तो तुम इस बारे में श्योर हो? सिया ने खड़े होते हुए कहा, जी मैम, मैं पहले भी ये फैसला लेना चाहती थी, पर बस कुछ हुआ ज़िंदगी में और मैं नहीं ले पाई, पर अब ये फैसला निश्चित है। वसुधा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे कागजात तैयार करवा दूंगी। सिया ने कहा, मैं आपकी बहुत थैंकफुल हूँ मैम। वसुधा ने कहा, यू आर अ ब्राइट गर्ल एंड टैलेंटेड ऑल्सो। हमारी कंपनी भी तुम जैसे एम्प्लॉय को लूज़ करना नहीं चाहती। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। ये कहते हुए वसुधा मुस्कुराती है और सिया भी जैसे मुस्कुरा कर अपने ऑफिस से बाहर निकल गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने एक जंग जीत ली है और एक जंग अभी बाकी है। हाँ, जंग ही तो थी। आज सिया अपने पूरे परिवार के सामने खड़ी थी, नहीं सिर्फ अपने परिवार के सामने, वो राघव के परिवार के सामने भी खड़ी थी। सुषमा ने सिया की तरफ देखते हुए कहा, इस बात का क्या मतलब था? हाँ, फ़ोन काट दिया और फिर फ़ोन उठाया भी नहीं। हम सब लोगों को यहाँ बुला लिया, क्या चाहती हो तुम? एक दस्तखत ही तो करने थे। हाँ, वहीं दूसरी तरफ सिया ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़कर सबकी तरफ देखते हुए कहा, दस्तखत ही तो नहीं करने थे। सिया की इस बात पर सब लोग जैसे शांत हो जाते हैं। सिया की आवाज़ में कुछ ऐसा था और उसके चेहरे में भी कुछ ऐसा था कि सब लोग सिया की तरफ ही देख रहे थे, खासकर सुषमा जी। सुषमा जी ने आगे बढ़ते हुए कहा, क्या कहा तुमने? सिया ने धीमी आवाज़ में कहा, मम्मी जी बैठ कर बात करते हैं, है ना पापा जी? ये कहते हुए उसने विनोद की तरफ देखा एंड विनोद अपना सर हिलाकर सोफे पर बैठ जाता है। सुषमा भी बैठ गई थी, यहाँ तक कि मीरा और मिस्टर वर्मा भी बैठ गए थे और उसके साथ साथ आदर्श, चिराग, सुहानी, बाकी सब लोगों ने भी अपनी अपनी जगह ले ली थी। सिया ने अपने कागजात को आगे सरकाते हुए कहा, मैंने ट्रांसफ़र करा लिया है। सुषमा ने कहा, क्या करा लिया है? विनोद ने कहा, क्या कहना चाहती हो बेटा? साफ शब्दों में कहो वरना भी ब्रोकर। तभी सिया ने कहा, ब्रोकर से फ़ोन कर मना कर दीजिए, उसे यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। विनोद ने कहा, क्या? सिया ने कहा, ये घर नहीं बिकेगा। अब तो सुषमा का पारा जैसे चढ़ गया। उसने सिया की तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने? घर नहीं बिकेगा? और ये कहने वाली तुम होती? तभी सिया ने कहा, राघव की पत्नी हूँ मैं। सुषमा ने जैसे तलखिया अंदाज में कहा, हूँ नहीं थी। एंड इस बात पर सिया को आज बुरा नहीं लगा, बल्कि उसकी आंखों में जैसे एक तरस सा उतर आया था। उसने सुषमा की तरफ देखते हुए कहा, थी भी तो मैं ही थी ना, मेरे अलावा और कोई नहीं था। रिश्ता था मेरा राघव के साथ, फेरे लिए थे मैंने उनके साथ और कसम खाई थी उस दिन कि मैं उनकी रहूँगी जीते जी, और आज फिर कसम खा रही हूँ उनके मरने के बाद भी। हिंदू रिवाज के अनुसार एक जोड़ा जब शादी के बंधन में बनता है तो 7 जन्मों का बंधन होता है ना वो। राघव सिर्फ इस बंधन को ही तो छोड़ कर गए हैं, अभी तो 6 और बंधन हैं जिसके लिए मुझे उनका इंतज़ार करना है और मैं इंतज़ार करूँगी। मैं उनकी पत्नी हूँ मम्मी जी, और पत्नी बनकर ही रहूँगी। और रही बात इस घर की, तो ये घर मेरा और राघव का सपना था, हम दोनों ने इसे मिलकर बसाया था। तो आज अगर राघव नहीं भी है ना, तो भी मैं हूँ उनका इस सपने को पूरा करने के लिए और इस घर में रहने के लिए। और इस चीज़ का फैसला कोई और नहीं कर सकता सिवाय मेरे, क्योंकि राघव मुझे ये जिम्मेदारी और ये हक दोनों देकर गए हैं। तो ये घर नहीं बिकेगा किसी भी कीमत पर नहीं, और मैंने अपना ट्रांसफ़र करा लिया है और अब से मैं यहीं अपने राघव के घर में रहूँगी। सिया का ये कहना था और खुशबुसाहट जैसे बस शुरू हो गई। सब लोग और ज़्यादा तीखी निगाहों के साथ सिया को देखने लगे और नापसंदगी जैसे सभी की आंखों में और ज़्यादा बढ़ गई थी।
अब सिया वहाँ चुभने लगी थी, सबकी आंखों में सिया को महसूस हुआ, पर अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। तभी मीरा ने आगे आते हुए कहा, सिया क्या कह रही है तू? हाँ, हमें छोड़कर यहाँ आकर रहेगी? यहाँ किसके भरोसे? और ये फैसला तूने लिया कब? तभी सुषमा ने भी मीरा की बात में हाँ मिलाते हुए कहा, अरे अब तो ये फैसला अकेले ही लेगी ना, इसे किसकी क्या ज़रूरत है? क्यों किसी को पूछेगी, बताएगी? अब तो ये बस वही करेगी जो उसका मन चाहता है ना? ये कहते हुए सुषमा ने भी सिया और मीरा की तरफ देखा। वहीं दूसरी तरफ पीछे से मिस्टर वर्मा सिर्फ अपनी बेटी को देख रहे थे और विनोद सुषमा को शांत कराने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें महसूस हो गया था बात बिगड़ सकती है और वो यहाँ कोई लड़ने नहीं आए थे। मिस्टर वर्मा ने अपनी बच्ची के कंधे पर हाथ रख लिया था, जैसे कि वो उसे बताना चाह रहे हो कि वो यहाँ हैं। पर सिया ने मिस्टर वर्मा की तरफ देखा और धीमी आवाज़ में कहा, कोई बात नहीं पापा, कोई बात नहीं, इन सबको कह लेने दीजिए। क्या कहा आप लोगों ने? कि मैंने आपको बताया नहीं? आजकल मुझे भी तो कोई कुछ नहीं बता रहा ना, जिसका जो मन में आ रहा है वो फैसला लेता है और बस मुझे सुना देता है, फिर वो चाहे आप हो माँ या आप हो मम्मी जी। आपको लगा कि मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए तो आपने मुझे यहाँ से बाहर निकाल दिया, बाहर तो बाहर निकाला, सब कुछ घर पर भिजवा दिया, क्यों? और आप माँ, मैं आपके घर पर रहने आ गई तो आपको मैं बोझ लगने लगी? मेरा रिश्ता चिराग के साथ कैसे कर सकती हैं आप ये, कैसे? जैसे ही सिया ने इतनी जोर से चिल्लाया, एक पल के लिए मीरा जैसे स्तब्ध हो गई। उन्हें यकीन ही नहीं आया कि सिया को ये बात पता लग गई है। वहीं दूसरी तरफ चिराग ने से अपना सर झुका लिया। ये बात उसके लिए भी बहुत मुश्किल थी और उसने ये सोचा भी नहीं था कि सिया इस तरीके से बात को कहेगी। उसने कहा था अपनी माँ से कि सिया तक ये बात ना पहुँचाई जाए। वहीं दूसरी तरफ सुषमा सिर्फ सिया की तरफ देख रही थी। सुषमा ने कहा, तो क्या करते तुम्हारे सामान को यहाँ रख कर? हाँ, तुम तो अपने माँ बाबा के घर जाकर रहने लग गई थी ना, तो तुम्हारे सामान को भी वहीं। तभी एक सिया ने कहा, मैं रहने नहीं लग गई थी, आप लोगों ने मुझे भेजा था, मजबूर किया था एक तरीके से। ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, मैं आपके पास आई थी ना मम्मी जी, आई थी ना आपके पास आपसे कहने के लिए कि मुझे नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यही रहना है राघव की यादों के साथ। पर आपको ये एक्सेप्ट नहीं था, इसीलिए मुझे घर भेज दिया और आपका मान रखने के लिए ही मैं घर चली गई थी, पर मैं हमेशा के लिए नहीं गई थी। मुझे लौटना था यही इस घर में, राघव और मेरे घर में। मेरा घर था ये, हमारा घर था ये, इसका फैसला आप सब लोग कैसे ले सकते हैं? और माँ, आप, मैं बेटी हूँ आपकी, जख्म है मेरा, दर्द है, तकलीफ है, आंसू है जो हर रोज मैं पीकर सोती हूँ और आप सब मेरे आंसुओं को और नासूर बना रहे हैं। राघव गए हैं पर मेरे दिल में वो अभी भी है। कैसे आप कह सकती है कि मैं फिर से किसी और बंधन में बन जाऊं? कैसे? सिया की इस बात पर मिस्टर वर्मा सिर्फ अपनी पत्नी की तरफ देखने लगे। आज एक बार फिर उनकी पत्नी ने उनका दिल तोड़ दिया था। आखिर कैसे कह सकती हैं वो? पर उन्होंने कुछ कहा नहीं, वो सिर्फ अपनी बच्ची की तरफ देखने लगे, जिसका गुस्सा निकलना बहुत ज़रूरी है, अंदर का गुबार निकलना बहुत ज़रूरी है। शायद इसके बाद सिया खुलकर सांस ले सके, अपने मन की भड़ास निकालना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। पर मीरा कहाँ चुप रहने वाली थी। उन्होंने तुरंत सिया की तरफ देखते हुए कहा, मैं तेरे भले के लिए कर रही थी बेटा, तेरे भले के लिए। तेरी उम्र ही क्या है अभी, पूरी ज़िंदगी पड़ी है तेरे सामने काटने के लिए, और अगर ज़्यादा वक्त गुजर जाता तो रिश्ते और ज़्यादा बदतर तेरे लिए आते। अभी तो सिर्फ एक बच्ची का बाप तुझसे शादी करना चाहता है, फिर चार बच्चों के और अधेड़ उम्र के बाप तुझे मिलते, वो तुझसे शादी करना चाहते। क्या ये सही रहता? हाँ। मीरा की इस बात पर सिया ने थकी हारी सी मुस्कुराहट लेकर अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, क्यों? मीरा ने कहा, क्या? सिया ने कहा, क्यों आपको लगता है कि एक लड़की का शादी करना इतना ज़रूरी है? हाँ, मीरा ने कहा, क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने वाला कोई। तभी एक सिया ने कहा, जिम्मेदारी उठाने वाला? और आपको लगता है कि एक आदमी अगर एक औरत की ज़िंदगी में होगा तो वो उसकी जिम्मेदारी उठाएगा, है ना? सिया के सवाल पर मीरा जैसे चुप हो गई। इधर उधर देखकर उसने सिया की तरफ देखकर फिर से कहा, हाँ बेटा, क्योंकि तभी सिया ने कहा, माँ, क्या सोच है ये समाज की? हाँ, क्या सोच है कि एक लड़का, चाहे वो कमा रहा हो या ना कमा रहा हो, एक आदमी चाहे घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, वो जिम्मेदार होता है। और क्यों हमेशा एक लड़की, एक औरत, एक बेटी हमेशा जिम्मेदारी होती है? क्यों? किसने हक दिया समाज को ये कहने का कि हमें वो जिम्मेदारी की तरह देखे? क्यों? क्या हम अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते? मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, जो चाहे वो कर सकती हूँ।
अपना पेट पाल सकती हूँ। अगर आप सब लोगों को ज़्यादा तकलीफ हो रही हो, मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं हूँ, ना राघव की थी और ना किसी और की हूँ। वो छोड़ गए हैं मुझे, पर वो भी जानते थे कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है मैंने शादी के लिए हाँ क्यों कहा था? क्योंकि राघव की यही बात मुझे बहुत पसंद आई थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि एक लड़की जिम्मेदारी नहीं होती, वो जिम्मेदार होती है बिल्कुल एक लड़के की तरह। और इस रिश्ते में मैं और राघव दोनों जिम्मेदार थे, इसीलिए हम दोनों ने अपना ये घर खरीदा था। मैंने आधे पैसे दिए थे और आधे पैसे राघव ने दिए थे। और यहाँ बात पैसों की नहीं थी, यहाँ बात इक्वालिटी की थी, मेरे दर्जे की थी, मेरी अहमियत की थी, जो राघव की नज़रों में थी। पर आप सब लोगों की नज़रों में मैं सिर्फ एक दया हूँ, एक श्राप हूँ, एक जिम्मेदारी हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं। मैं औरों से क्या ही शिकायत करूँ जब मेरी खुद की माँ मेरे लिए ऐसी सोच रखती है। आज आपने मेरा दिल तोड़ दिया माँ, आप सब लोगों ने मुझे अकेला छोड़ दिया। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, किसी की भी नहीं। ये पेपर्स हैं मम्मी जी, आप कह रही थी ना राघव के पैसे, ठीक है, ये पूरे घर, इस पूरे घर का डाउन पेमेंट मैं क्लियर करूँगी। राघव के जितने भी शेयर्स थे उसका हिस्सा मैं आपको दे दूँगी। इसके बाद आप सब लोग प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। मैं बस इस घर में रहना चाहती हूँ अकेले, और अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जिम्मेदार हूँ, जिम्मेदारी नहीं हूँ किसी की भी नहीं। राघव के साथ भी और राघव के बाद भी ये सिया सिर्फ राघव की है, सिर्फ राघव की। है ना राघव? सिया राघव की बड़ी सी तस्वीर के सामने खड़ी हुई थी। आज 1 साल गुजर गया था, 1 साल, और आज 12 फरवरी थी, सिया और राघव की मैरिज एनिवर्सरी। इसीलिए सिया ने राघव के पसंदीदा गुलमोहर के फूलों का गुलदस्ता राघव की उसी तस्वीर के सामने रखा और अपनी आंखों में एक नमी सी लेकर और चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट लेकर धीमी आवाज़ में कहा, हैप्पी एनिवर्सरी राघव, हैप्पी एनिवर्सरी। आज पूरा 1 साल हो गया है तुम्हारी और मेरी शादी को। तुम तो मुझे छोड़कर चले गए, पर राघव मैं फिर से जीना सीख रही हूँ। तुमने कहा था कि मैं मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हूँ, मैं फिर से मुस्कुराना सीख रही हूँ राघव। तुम्हारी याद आती है बहुत ज्यादा, पर मुझे पता है तुम जहां कहीं भी होंगे तुम भी मुझे याद करते होंगे, है ना? याद करते हो ना अपनी सिया को? हम श्योर करते होंगे। चलो अब मैं चलती हूँ, शाम को लौटूंगी तो तुम्हारा और मेरा पसंदीदा केक लेकर आऊंगी। I miss you राधा, I miss you। ये आंसू फिर निकल आए। I'm sorry, हाँ I'm sorry, मैं नहीं रोऊंगी। तुमने कहा है ना मुस्कुराते रहना, तो सिया हमेशा मुस्कुरा कर ही राघव से मिलेगी। अब मैं चलती हूँ, हाँ ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, वरना मैम मेरे ऊपर बहुत ज़ोर से चिल्लाएंगी। अब मैं मैनेजर बन गई हूँ, मैनेजर, प्रमोशन हुआ है मेरा, ठीक है, रात को आकर पार्टी करेंगे। अब मैं चलती हूँ, ठीक है। तो सिया अपना बैग उठाकर फाइनली घर से बाहर निकल गई थी। घर उसके पीछे शांत था, पर अब पहले की तरह ठंडा नहीं लगता था, सुकून लग रहा था घर में। धीमे धीमे कर सूरज की रोशनी घर के अंदर पड़ रही थी, और घर के अंदर से होते हुए राघव की तस्वीर पर और खासकर उसकी मुस्कुराहट पर एक बार फिर से राघव की वो भूरी आंखें सूरज की उस रोशनी के कारण जैसे चमक गई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि सिया की आंखें चमक गई थी। उसने आसमान की तरफ देखा तो आज मन नहीं बल्कि खिली हुई सी धूप निकली है, और सर्दी में धूप एक अलग ही सुकून देती है। आज सुकून था, सिया के दिल में सुकून था, और वो बस अपनी बस पकड़कर अपने ऑफिस के लिए निकल गई। और इस तरीके से ज़िंदगी अब आगे बढ़ रही है सिया की, और सिया भी आगे बढ़ रही है ज़िंदगी में। और ना ही सिर्फ खुद को संभालते हुए बल्कि खुद को संवारते हुए भी, क्योंकि यही तो राघव चाहता था, यही उसका राघव चाहता था
कि सिया मुस्कुराए, और सिया आज मुस्कुरा रही है। और इस तरीके से ख़त्म होता है आज की कहानी का सफ़र। है कहा जाए एक नई शुरुआत, सिया की नई शुरुआत, जिसमें उसे अब आगे अकेले ही बढ़ना होगा, क्योंकि कहते हैं ना, ज़िंदगी और वक्त किसी के लिए नहीं रुकते। और सिया इस बात को धीरे धीरे कर कर सीख रही है। बाकी आप मुझे बताइएगा कि आपको आज की ये कहानी कैसी लगी। हाथ से निशान देते हैं और कभी कभी हमारे परिवार वाले, हमारे जानने वाले, हमारे खैरियत रखने वाले जाने अनजाने में उन्हें नासूर बना देते हैं। और हम आए दिन अपनी ज़िंदगी में ये देखते हैं, और फिर यही किस्से किसी ना किसी की कहानी का रूप ले लेते हैं। अब ये तो मेरे किस्से की कहानी थी। अगर आपके हिस्से भी कोई कहानी हो तो वो डेफिनेटली आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप चाहें तो वहाँ मुझे मेल कर सकते हैं, वरना इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर भी मेरे साथ अपनी कहानियों को शेयर कर सकते हैं, और मैं आपकी कहानी को यहाँ सबके सामने रखूँगी। तो मिलते हैं हम फिर किसी कहानी के सफ़र पर, फिर किसी किस्से के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, और हाँ, आज की कहानी पे अपने विचार ज़रूर मेरे साथ साझा कीजिएगा। इसी के साथ शुक्रिया और अलविदा।